मशक़ें भी शामिल हैं, कुछ वीडियो मशक़ें भी शामिल हैं। अगर वो भी आप डाउनलोड कर लें तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मगर मैं जो बातें आज करूँगा वो उससे भी हटकर हैं जो WHO कह रहा है। WHO को आप इज़ाफ़ी तौर पर अपने पढ़ने के लिए या अपने स्टूडेंट्स को या अपने घर में घर के दीगर अफ़राद की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में आज हमारे पास नया क्या है। हमारा जो सीक्वेंस आज की होगी प्रेजेंटेशन का, उसके 2 हिस्से होंगे। जो पार्ट 1 होगा उसमें हम देखेंगे स्ट्रेस की तारीफ़ क्या है और स्ट्रेस रियली असल में हकीकत में होती क्या है। जो पैथोफिजियोलॉजिकल मैप है इसका, उसकी बात करेंगे हम। HPA एक्सिस का रोल क्या है इसके अंदर, यानी दिमाग का क्या रोल है इसके अंदर, हार्मोन्स का क्या रोल है इसके अंदर, वो हम देखेंगे। GAS जिसे हम जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम कहते हैं, जो कि बहुत बड़ा कारनामा है डॉक्टर हैंस सैले का, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस का इफ़ेक्ट या असरात क्या होते हैं। हमारी जो ऑक्यूपेशन या पेशा है, हमारा जो काम है, हमारा टीच करना, पढ़ाना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसमें किस तरह की स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, और स्ट्रेस के साथ रिलेटेड बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, और क्या सारी स्ट्रेस इक्वल होती है या नहीं होती। ये हमारा पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में हम कोपिंग मैकेनिज्म के ऊपर आएंगे। फिर हम 4 A's देखेंगे कौन कौन से हैं जो डॉक्टर हैंस सैले ने दिया। हमारा रिएक्शन क्या होता है जब हमें किसी को भी स्ट्रेस होती है। कोपिंग टेक्निक्स हम कौन कौन सी, जो मैंने आपसे अभी वादा किया कि 12 के करीब हम बात करेंगे, जिसमें असर्टिवनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, वेंटिलेशन, डाइवर्जन एंड डिस्ट्रैक्शन, मसाज जिसे हम मालिश कहते हैं, चेंज योर लाइफस्टाइल, पॉजिटिव सेल्फ सजेशंस, कीपिंग पर्सपेक्टिव, ब्रिस्क वॉक एंड सेल्फ टॉक, रीडिहाइड्रेट और कैट नैप या पावर नैप और म्यूज़िक थेरेपी की बात करेंगे। और एंड पे हम देखेंगे कि फ्यूचर में अपनी स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम पहले स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये है कि स्ट्रेस क्या है। पहले भी मैंने आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ स्ट्रेस की, वो थी जो डॉक्टर हैंस सैले ने दी थी। आज जो आपके सामने स्ट्रेस की डेफिनेशन है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पेज से ली गई है। आप जानते हैं कि WHO है जो दुनिया के 150-200 के करीब ममालिक को मुख्तलिफ बीमारियों की जानकारी या मालूमात फराहम करता है। अगर आप उनके पेज पे जाएं, स्ट्रेस के लिए उन्होंने एक ख़ास पेज बनाया हुआ है। अगर आप नेट पे जाकर लिखें WHO स्ट्रेस, तो आपके सामने जो पहला ही पेज खुलेगा उसमें स्ट्रेस की तमाम तर मालूमात आपको मिल जाएंगी। और फिर आप विंडो खोलते जाएंगे तो आपके स्ट्रेस, वो कहते हैं स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ वरी। जब हम परेशान होते हैं, जब हम इस तराब का शिकार होते हैं, जहनी तनाव जिसे मेंटल टेंशन कहा जाता है, जब हम उसका शिकार होते हैं, और वो दोनों काम यानी मेंटल टेंशन हो या हमारी वरी की कैफियत हो, वो कब होती है? वो उस वक्त होती है जब मैं और आप बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं और जिससे आसानी के साथ मैं और आप बाहर नहीं आ पाते। उस वक्त जो कैफियत होती है उसे उन्होंने कहा स्टेट ऑफ वरी, यानी शदीद इज़्तिराब या परेशानी की कैफियत और मेंटल टेंशन। स्ट्रेस इज़ अ नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स। ये एक अच्छी बात है कि WHO इस बात का इजहार कर रही है कि अगर किसी शख्स को दुनिया में स्ट्रेस होती है तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। यानी कि पॉसिबल नहीं है कि मेरे और आपके ऊपर कोई डिफ़िकल्ट सूरत हाल हो, या हमारा कोई घर का या ऑक्यूपेशनल या हमें और कोई प्रॉब्लम हो, इन्वायरमेंटल, एक्सटर्नल या इंटरनल, तो उसका नेचुरल नतीजा यही है कि हमें स्ट्रेस होनी चाहिए। That prompts us to address challenges and threats in our lives. हमारी ज़िंदगियों में जो चैलेंजेस आते हैं, जो 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 हमारे ऊपर ख़तरात आते हैं, जो ख़तरात के बादल मंडलाते हैं, उनको ठीक करने का, एड्रेस करने का यही एक तरीका है कि हमें स्ट्रेस हो ताकि हमें पता चले कि हम परेशान हैं, ताकि हम उनका हल कर सकें। एवरीवन एक्सपीरियंस स्ट्रेस टू सम डिग्री। वो कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले कि दुनिया में हर शख्स को किसी न किसी शिद्दत में थोड़ी बहुत स्ट्रेस लाजमी होती है। इसलिए एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है, मैं आपको चलते बता दूं। उसे कहते हैं यर्क्स डॉटसन प्रिंसिपल। फार्मूला नहीं, प्रिंसिपल, कानून कह लें इसको। यर्क्स डॉटसन प्रिंसिपल। ये 2 लोग थे, यर्क्स एंड डॉटसन, जिन्होंने मिलकर ये प्रिंसिपल बनाया, कानून बनाया, असूल बनाया। वो कहते हैं टू अचीव अ सर्टन लेवल ऑफ अचीवमेंट वन मस्ट हैव स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। यानी किसी ख़ास तरह का मकसद हासिल करने के लिए आपको मखसूस मिकदार की स्ट्रेस चाहिए। वो स्ट्रेस होगी तो ही उस मकसद या उस मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। तो स्ट्रेस हर शख्स को ज़रूरी है, मगर इतनी
जितनी पॉजिटिवली उसको चाहिए। जो ही हम नेगेटिव या डिस्ट्रेस में जाते हैं तो मामला ख़राब हो जाता है। द वे वी रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस हाउएवर मेक्स अ बिग डिफरेंस टू आवर ओवरऑल वेल बीइंग। WHO का ये ख्याल है कि स्ट्रेस बजाते खुद उतनी ख़तरनाक हो या ना हो, मगर उसका जो रिस्पॉन्स है, जो रिएक्शन है, जो हमारी अडॉप्टेबिलिटी है उसके हवाले से, या उस स्ट्रेस के मुकाबला करते हुए हम जो रद्दअमल देते हैं, वो बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करता है इंसानी सेहत के हवाले से, वो चाहे जिस्मानी हो या जहनी हो। इसलिए WHO कहता है कि स्ट्रेस इज़ द वियर एंड टीयर और माइंड एंड बॉडीज़ एक्सपीरियंस एज वी अटेम्प्ट टू कोप विद आवर कंटिन्यूअली चेंजिंग इन्वायरमेंट। क्योंकि हर लम्हा माहौल में तब्दीली हो रही है, तो स्ट्रेस जो है वो हमारे जहनों को और हमारे जिस्मों को टूट फूट का शिकार करती है। वियर एंड टीयर यानी तोड़ती फोड़ती है हमारे जहनों को और हमारे जिस्मों को, क्योंकि उसके ऊपर असरअंदाज होती है, चोट मारती है, अटैक करती है। तो हमारी चेंजिंग ज़िंदगी में, चेंजिंग इन्वायरमेंट में, बदलते माहौल में वो हमें तोड़ फोड़ कर गुजर जाती है। इस तोड़ फोड़ में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो कि हमने अभी पीछे बात की, उनकी वेलबींग ठीक होती है जिनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स पॉजिटिव या कोपिंग स्ट्रेटजी वाला या स्किलफुल होता है। नंबर 2, व्हाट स्ट्रेस रियली इज। अभी जो हमने डेफिनेशन देखी उसकी रोशनी में दुनिया में स्ट्रेस को समझा क्या जाता है। सबसे पहले कहते हैं स्ट्रेस इज द बॉडीज 911 सेव सिस्टम, 911 जिसको हम कहते हैं। आप जानते हैं कि 911 जो है इमरजेंसी फ़ोन नंबर है। यूरोप में, अमेरिका में, किसी मुल्क में आप जाएं तो जो ही आप 911 डायल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी इमरजेंसी में हैं और उस इमरजेंसी में रियासत का इदारा आपकी हेल्प करने आता है। तो दरअसल स्ट्रेस इंसानी बॉडी का 911 है। ये बुनियादी तौर पे हेल्पफुल है हमारे लिए, ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, मगर नुकसानदेह उस वक्त बनता है जब हमारा रद्द-ए-अमल या हमारा रिस्पॉन्स नुकसानदेह होता है। स्ट्रेस इन एंड ऑफ इटसेल्फ इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अगर आप स्ट्रेस को बजाते खुद देखें तो ये ना मुस्बत है ना मनफी है। ये डिपेंड करता है कि जिसको स्ट्रेस हो रही है वो इसका रिएक्शन देकर इसे मुस्बत बनाता है या इसे मनफी बना देता है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब स्ट्रेस एज अ ग्लोबल एपिडेमिक। WHO कहता है कि ये आलमी सतह की वबा है। मैं वैसे प्रेफर करता हूं टर्म इक्वल अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रॉयर, यानी ये ऐसा तबाह कर देने वाला हथियार है जो इंसानों में कोई फर्क नहीं करता, अमीर गरीब का, बड़े छोटे का, काले गोरे का, अरबी अजमी का, अंग्रेज एशियन का, कोई फर्क नहीं करता, सबको इक्वली डिस्ट्रॉय करता है। इट इज आवर परसेप्शन ऑफ दैट स्टिमुलस व्हिच डिटरमाइंस वेदर अ सिचुएशन इज स्ट्रेसफुल। आपको याद होगा जब हम पिछले माह स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर एक्सरसाइज पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि बजाते खुद जो है ये ख़तरनाक अच्छी या बुरी नहीं होती, परसेप्शन अच्छी या बुरी होती है। यानी आप उसको परसीव कैसे करते हैं, उसको लेते कैसे हैं, उसको समझते कैसे हैं, उसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। योर परसेप्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपकी परसेप्शन उसके बारे में नेगेटिव है, माहौल के बारे में, सिचुएशन के बारे में, फ़र्द के बारे में, इंसिडेंट के बारे में, तो पूरी का पूरा स्ट्रेस आपको नेगेटिव की तरफ ले जाएगी। और अगर परसेप्शन पॉजिटिव है तो आप बड़ी हद तक मैनेज भी कर लेंगे, कोप भी कर लेंगे। सम इवेंट दैट इज एक्साइटिंग एंड प्लेयरेबल टू वन पर्सन मे बी पेनफुली स्ट्रेसफुल टू अनदर। अंग्रेजी का एक इडियम है, वंस हनी अदर्स पॉइजन, यानी जो चीज़ किसी एक के लिए शहद है वो दूसरे के लिए जहर भी हो सकती है। मसलन आज लाहौर में मैं एक जगह सुबह लेक्चर ले रहा था स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, तो मैं वहाँ जाकर उनसे पूछा कि आज मौसम कैसा है। उन्होंने कहा सर मौसम बड़ा ख़राब है। तो मैंने कहा जी मौसम तो बहुत अच्छा है। तो एक पार्टिसिपेंट ने कहा सर दोनों ही बातें हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। जो एक शख्स के लिए एक्साइटिंग एंड प्लेयरेबल है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी एक्साइटिंग एंड प्लेयरेबल हो सकता है उसके लिए बड़ा पेनफुल हो वो। तो स्ट्रेस भी ऐसी है, कुछ लोगों को ये पॉजिटिवली मोटिवेट करती है, उनको ये इंस्पायर करती है, उनको हेल्पफुल होती है, और कुछ लोगों के लिए ये जैसे मैंने कहा इक्वल अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रॉयर होती है, तबाह करने वाली होती है। सो वेरी करता है मैन टू मैन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन कि किसके ऊपर किस वक्त किस अंदाज में स्ट्रेस का अटैक हो रहा है। तीसरी स्लाइड की तरफ जाते हैं जिसको हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी मैप। ये पैथोफिजियोलॉजी जो है ये 2 या 3 ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। जो पहला वर्ड है उसमें वो है पैथोस, इसका मतलब होता है दर्द, सफरिंग, पेन। दूसरा लफ्ज़ है फिसिस,
जिसका मतलब होता है नेचर या ओरिजिन, और लोगोस तो आप जानते हैं स्टडी करने को, बहस करने को कहते हैं। तो तीनों को मिलाकर कहा गया, जिसका मतलब ये है स्टडी ऑफ एबनॉर्मल चेंजेस इन बॉडी फंक्शंस, यानी इंसान के जिस्म के अंदर जो फंक्शन हैं उनके अंदर क्या बीमारी या क्या एबनॉर्मेलिटी आती है, कॉजेज क्या होती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो स्ट्रेसर सबसे पहले हमारे सीएनएस पे, अगर आपको पिछला लेक्चर मेरा याद हो तो मैंने उसमें कहा था स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आर मेंटल। तो मैंने पहला लफ्ज बोला था मेंटल, मैंने कहा था स्टार्ट हमेशा ब्रेन से होता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है। तो स्ट्रेसर आया कोई, वो बैरूनी हो या अंदरूनी हो, जिसने हमें स्ट्रेस देनी है, उसने सीएनएस के ऊपर अटैक किया, और सीएनएस जो है वो न्यूरोपेप्टाइड्स पैदा करता है इम्यून सिस्टम को भी, और न्यूरोपेप्टाइड्स की बम्बार्डमेंट करता है एंडोक्राइन सिस्टम को भी। अब ये न्यूरोपेप्टाइड्स क्या होते हैं? ये स्मॉल प्रोटीन होती है जो कि न्यूरॉन प्रोड्यूस करते हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लो ऑनसेट के, लॉन्ग लास्टिंग मॉड्यूलेशन ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के। जब ये इम्यून सिस्टम के ऊपर और एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर हमलावर होते हैं तो वहाँ से न्यूरोपेप्टाइड्स के मुकाबले में जो चीज़ पैदा होती है दैट इज कॉल्ड साइटोकाइंस। साइटोकाइंस अब क्या होते हैं? स्मॉल ये भी प्रोटीन होते हैं दैट आर क्रूशियल इन कंट्रोलिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ अदर इम्यून सिस्टम सेल्स एंड ब्लड सेल्स। ये प्रोटीन वो हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम या ब्लड के अंदर प्रोटीन जाकर उनके अंदर कैसे एक्टिवेशन या एनर्जी देती है। व्हेन रिलीज, जब ये रिलीज होते हैं ज़्यादा, दे सिग्नल द इम्यून सिस्टम टू डू इट्स जॉब। वो बताना चाहते हैं इम्यून सिस्टम को कि तुम अपना काम शुरू कर दो, यानी तुम रिस्पॉन्स या रिएक्शन देना शुरू कर दो। तो यूं बम्बार्डमेंट जब सीएनएस से होती है किसी परेशानी की, दुख की, पैथोस की, सॉरो की, सैडनेस की, तो दरअसल वो हमारे इम्यून सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को तबाह कर देती है अगर उससे वक्त पे मैनेज ना किया जाए। अगर तो आए और इम्यून सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पॉजिटिवली जवाब दे दे या मुकाबला कर ले, इट्स वेरी गुड। बट अगर बम्बार्डमेंट मुसलसल होती रहे, यानी हम क्रॉनिक किस्म की या डिस्ट्रेस किस्म की स्ट्रेस का, नेगेटिव स्ट्रेस का शिकार होना शुरू हो जाएं, तो उसका नुकसान क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफ़त भी तबाह हो जाती है। एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में आती हैं वो भी इम्बैलेंस हो जाती हैं, अदम तवाज़न का शिकार हो जाती हैं और इंसान बीमारी का शिकार हो जाता है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, दोबारा कह रहा हूँ कि अगर कोई मालूम ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल वजह नहीं है तो मोर देन 90% बीमारियों की वजह स्ट्रेस होती है। यानी नुक्ते आगाज़ हमेशा स्ट्रेस से होता है अगर उसकी कोई मालूम जिस्मानी वजह नहीं है। और ये स्ट्रेस जो है अल्टीमेटली जाकर बीमारियों को जिस्मानी में तब्दील कर देती है। नेक्स्ट देखिए, रोल ऑफ HPA एक्सेस इन स्ट्रेस। अब ये HPA एक्सेस क्या है? तीन चीजें आपके सामने रखी जा रही हैं। H जिससे हाइपोथैलेमस कहते हैं, P जिससे मुराद है एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से P है, और A एड्रिनल कॉर्टेक्स। HPA एक्सेस बड़ा मेजर न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है दैट कंट्रोल्स रिएक्शंस टू स्ट्रेस। ये जो आप और मैं जब स्ट्रेस में रिएक्ट करते हैं तो दरअसल उसको कंट्रोल या उस रिएक्शन को पैदा करने में HPA एक्सेस का काम है। डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा और आपका जो है, यानी कि जो हम खुराक को हजम करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स जो कुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं, मूड, ये जो हमारा मूड चेंज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, और इमोशंस जो हमारे हैजानात तब्दील होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी जो जिनसी अमल हम करते हैं, एंड एनर्जी स्टोरेज जो हमारे जिस्म के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, और एक्सपेंडिचर जो एनर्जी कंज्यूम होती है, इस्तेमाल होती है, उस सारी को यही HPA एक्सेस जो है वही कंट्रोल करता है, वही प्रोड्यूस करता है। अब हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन की जड़ के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसका मेन लिंक जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के है। यानी दिमाग पैगाम देता है, एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन प्रोड्यूस करता है। योर हाइपोथैलेमस कीप्स योर बॉडी बैलेंस्ड। हाइपोथैलेमस का काम यह है कि आपके जिस्म के अंदर जो होम्योस्टेसिस है, वो जो तवाज़न है उसके अंदर, जो बैलेंस है उसके अंदर, वो नमकियात का हो, पानी का हो, खुराक का हो, हर चीज़ के बैलेंस को, दर्जा हरारत का हो जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं, उसको कंट्रोल करता है। अब जो ही हाइपोथैलेमस जो है वो इम्बैलेंस का शिकार होता है तो
तो इंसान का होम्योस्टेसिस जो है, यानी उसका जो बैलेंस है जिस्म का, वो जैसे मैंने कहा कि वो खुराक का हो, ब्लड का हो, साल्ट का हो, वाटर का हो, वो इम्बैलेंस का शिकार हो जाता है। अब HPO जो है, हाइपोथैलेमस H जो है, वो असरअंदाज होता है किसके जरिए से? कार्टिकोट्रोपिक। कार्टिकोट्रोपिक बड़ा बारीक से शायद आपसे पढ़ा जा रहा हो। कार्टिकोट्रोपिक जो रिलीजिंग हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर असरअंदाज होती है। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होती है? ये भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में एक लोब है, एक स्मॉल पोर्शन है, एक ग्लैंड है जिसका साइज जो है वो मटर के दाने, पी साइज कहते हैं, मटर के दाने के बराबर है। और ये हमारे दिमाग की बेस में हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का सबसे कीमती, सबसे ज़रूरी ग्लैंड है। एक ऐसा मास्टर ग्लैंड है जो पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब जो ही मैंने आपको फरमाया कि कार्टिकोट्रोपिन यानी CRH हार्मोन रिलीज होता है, तो वही CRH हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके बम्बार्डमेंट करता है और वो जाकर एड्रीनल कॉर्टेक्स को, एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या है? वो एक पार्ट है हमारी बॉडी का, जो हमारे गुर्दे हैं उनके बाहर का हिस्से को एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। वो वहां पर जाता है और वहां से कार्टिसोल हार्मोन पैदा करता है। यही वो कार्टिसोल हार्मोन है जो हमारा आज का मुजरिम है, यानी ये वो कार्टिसोल है जो हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा करता है। यूं जो हमारी थिंकिंग पैटर्न है, यानी हाइपोथैलेमस के अंदर जो बम्बार्डमेंट हुई थिंकिंग की, वही सारे फसाद की जड़ है, वही सारी परेशानी का बायस है और वही हमें कार्टिसोल पैदा करके बीमार करता है। जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम, नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें, जो मैंने आपको स्टार्ट में अर्ज किया कि डॉक्टर हेंस सैले का एक बहुत बड़ा कारनामा है। उन्होंने ये 3 स्टेजेस हमें एक्चुअली बताई जो स्ट्रेस में पैदा होती हैं। इसको हम जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम कहते हैं। जो पहली स्टेज है आपके सामने, दैट इज कॉल्ड अलार्म स्टेज। अभी पिछली स्लाइड पे आपने देखा, बल्कि पिछली से पिछली स्लाइड पे आपने देखा कि स्ट्रेसर जो है, यानी कोई भी स्ट्रेस हमारे ऊपर असरअंदाज होने वाली चीज जो है वो अपसेट करती है होम्योस्टेसिस को, या हमारे सेलुलर ब्रेन को, या हमारे सेलुलर बैलेंस को। ये अलार्म स्टेज है। अलार्म आ जाता है, एक सुर्ख झंडी आना शुरू हो जाती है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन योर ब्रेन, इन योर बॉडी। जब ये आता है तो जिस्म रेजिस्टेंस देता है, क्योंकि जिस्म का काम है रेजिस्ट करना। बॉडी फाइट बैक करती है। क्यों करती है? ताकि वो स्ट्रेस को एडजस्ट कर सके, अडॉप्ट कर सके। क्योंकि अब बॉडी ने बम्बार्डमेंट को या अलार्म को ऐसे तो नहीं सह जाना कि ठीक है जी जैसा मेरे साथ होता है होता चला जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। जो ही बॉडी रिएक्ट करती है, तो अभी जो मैंने आपको पीछे बताया कि कार्टिसोल हार्मोन पैदा होना शुरू हुआ या हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आनी शुरू हुई, तो आप उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। किससे? कार्टिसोल हार्मोन से, यानी दूसरे लफ्जों में स्ट्रेस से। जब आप लड़ते हैं तो एक स्टेज आती है कि एग्जॉस्शन स्टेज आ जाती है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं आप। उस वक्त आपको रेस्ट की बड़ी जरूरत होती है। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे, इंजरी हो जाएगी, आप ओवर ट्रेनिंग हो जाएगी, लैक ऑफ अडॉप्टेशन हो जाएगी, आप थक जाएंगे, आप होपलेसनेस का और हेल्पलेसनेस का शिकार हो जाएंगे, मायूसी आना शुरू हो जाएगी और जिस्म बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगा। जब वो एग्जॉस्ट होता है तो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आवर मेंटल, इमोशनल, बिहेवियरल। तो वो जो फिजिकल, तो जो दिमाग में सोच थी, अब उसने हमारे जिस्म पर, हमारे हैजानात या जज्बात पर और हमारे बर्ताव पर अमल करना शुरू कर दिया। अब मेरी बॉडी के अंदर वो आ चुकी है और मैं फाइट कर करके थक गया हूं, मैं एग्जॉस्ट हो गया हूं। उस एग्जॉस्शन की वजह से फिर मेरे अंदर जिस्मानी और जहनी बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हमारी क्या कहती है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए, या दूसरे लफ्ज़ों में डराने का लफ्ज़ मैं नहीं कह सकता, इंफॉर्मेशन के लिए सिर्फ आपके सामने रखी है कि स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ किस किस तरह के मसाइल पैदा करती है। मिसाल के तौर पर, क्योंकि ब्रेन से शुरू होती है, वहीं से शुरू होते हैं। सबसे पहले हेडेक करती है हमें ये। अच्छा, हेडेक भी ये खाली वो नहीं करती कि सर दर्द हो रहा है पूरा, नहीं, ये मिग्रेन भी करती है हमें, जिसे हम हाफ आधे सर का दर्द का दर्द शकीका बोलते हैं जिसको हम। तो ये हेडेक करती है हमें। फिर ये हमारे डिप्रेशन को इंक्रीज कर देती है, हमारा डिप्रेशन बढ़ता है। फिर उससे थोड़ा सा नीचे आ जाए, इंसोम्निया, यानी हम नींद की कमी का शिकार हो जाते हैं। वीकेंड इम्यून सिस्टम, हमारा कुव्वते मुदाफ़त कमज़ोर करती है। रैपिड ब्रीथिंग, हमारे सांस की मिकदार को या उसकी रफ्तार को बढ़ा देती है। हार्ट बर्न,
हमारे दिल में जलन सी शुरू कर देती है, जिसको कहते हैं ना सीने में जलन हो रही है। रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, उससे क्या होता है, जब आपकी ब्रीदिंग बढ़ती है, आपका हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, नींद पूरी नहीं आपकी होती, सर दर्द रहता है, तो अल्टीमेटली आप हार्ट अटैक की तरफ जाते हैं। फिर आपका हार्ट पाउंडिंग करना शुरू कर देता है, और फिर हाई ब्लड शुगर आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाती है, जिससे आपके अंदर हाई ब्लड प्रेशर पैदा होता है। और उससे क्या होता है, सबसे पहले आपका स्टमक अपसेट होता है, लिवर काम करना छोड़ता है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, यानी कि मर्द और औरत जो हैं वो अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा पाते। इसी तरह से मर्दों में जो है वो बहुत सारी जिनसी बीमारियां, जिनसी मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, ख़वातीन में जिनसी मसाइल पैदा शुरू हो जाते हैं, हमारी जो जिनसी रग़बत है वो कम होना शुरू हो जाती है, और हमारे मसल्स जो हैं वो टेंस होना शुरू हो जाते हैं। इवन नींद में भी वो मसल टेंशन या मसल का जो खिंचाव है वो हमारा कम नहीं होता। अब आप देखिए कि एक स्ट्रेस जो है वो पूरे जिस्म को, यानी सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक, ये तो सिर्फ एक स्केच मैंने आपको दिया। इस स्केच के अंदर जो मैंने 15-20 बीमारियां आपको गिनवाई या मसाइल गिनवाए, उनके नीचे अगर आप देखें तो उसके सब मसाइल भी हैं, और सब मिसाइल के आगे फिर मसाइल हैं। यूं एक स्ट्रेस जो है वो मेरे और आपके अंदर कई तरह की प्रॉब्लम, कई तरह के मसाइल पैदा करती है, जो आगे चलकर जिस्मानी और जहनी बीमारियों में तब्दील हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, वर्क और ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस। क्योंकि पिछला जो हमने हमारा लेक्चर था उसमें हमने जनरल रखा था उसको, इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे जॉब रिलेटेड या ऑक्यूपेशनल या पेशे रिलेटेड स्ट्रेस उस पर भी बात की जाए। वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ स्ट्रेस इज आवर वर्क। आप जानते हैं कि जब हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, बेशतर हम में से जो लोग इस वक्त ट्रेनिंग में बैठे हैं वो कॉलेजेस में होंगे, कुछ लोग डायरेक्टरेट में होंगे, कुछ लोग डीपी ऑफिस में होंगे, कुछ लोग सेक्रेटेरिएट में होंगे, लेकिन हमारा बुनियादी काम जो है वो टीचिंग करना है कॉलेजेस में। वक्ती तौर पर हम जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर वापस कॉलेजेस में आ जाते हैं। फाइंडिंग अ लो स्ट्रेस जॉब इज नॉट ईजी, इनफैक्ट इट मेड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब कहाँ से ऐसी नौकरी ढूंढें जिसके अंदर स्ट्रेस ही ना हो या बड़ी लो स्ट्रेस हो। जहाँ भी आप जाएंगे, जो यहाँ जॉब करते हैं उनको लगता है जैसे फलां जगह पे बड़ा सुकून है, वो फलां वालों से पूछें वो कहेंगे प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। तो यूँ कोई भी खुश नहीं है, हर तरह के, हर जगह, हर माहौल के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रेसर मौजूद हैं। तो फिर प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल चॉइस क्या है, अप्रोच क्या है, वो यही है कि हम कोई इफेक्टिव स्ट्रेटजीज ढूंढें, कोपिंग स्ट्रेटजीज, जिससे हम अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें, मैनेज कर सकें, ना कि हम नौकरियां या दफ्तर बदलना शुरू कर दें। भाई कितना बदलेंगे आप, और क्या सोसाइटी बदल देंगे, माहौल ही बदल देंगे, हर चीज़। अच्छा, मुल्क छोड़ के चले जाओगे तो जहां जाओगे अमेरिका, यूरोप, वहां स्ट्रेस नहीं होगी, वहां अपनी तरह की, अपनी तरह की स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस तो हर जगह आपको मिलेगी, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट में कहा कि दुनिया के 8.5 अरब इंसानों को स्ट्रेस होती है। जब सबको होती है इसका मतलब हर जगह होती है। तो जहां भी आप जाएंगे स्ट्रेस अपनी शक्ल बदल सकती है, माहौल की वजह से या वहाँ के निज़ाम की वजह से उसका अंदाज डिफरेंट हो सकता है, मगर स्ट्रेस तो स्ट्रेस है। वो जब आएगी उसका रिएक्शन आपकी बॉडी और आपके ब्रेन में आएगा तो बीमारियां तो होगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है उनमें से कुछ बातें मैंने सिर्फ आपके सामने रखी हैं, ये सारी नहीं है, सारी नहीं है। ये मिसाल के तौर पर हमारा वर्क ओवरलोड बड़ा होता है। हम में से कई प्रोफेसर्स बैठे होंगे, हमारे मेल फीमेल कोलीग्स और हमारे सीनियर्स, जो कहते होंगे जी मेरे पास क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। कुछ कहते होंगे जी इस पेशे में वैसे ही मैं बड़ी टेंशन में रहता हूँ। कुछ कहेंगे जी रिसोर्सेज नहीं है जी हमारे पास, तो हमें चाक नहीं मिलते, हमें ये जो है वो बोर्ड नहीं मिलते, बोर्ड मार्कर नहीं मिलते, हमें नोट्स नहीं मिलते, कागज़ नहीं मिलते, कंप्यूटर नहीं मिलता, पंखा नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, पीने को पानी नहीं मिलता, कमरे नहीं मिलते जी, हॉल कोई नहीं हमारे पास। मतलब कोई ना कोई रिसोर्सेज की इनएडिक्वेसी का हम गिला करते होंगे। फिर वर्किंग कंडीशंस के बारे में हम बात करते हैं कि देखें जी ब्यूरोक्रेट्स को, या जो जजेस हैं, या जो और ऑनरेबल जॉब्स में हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन देखें, वहाँ एसी लगे हुए हैं, उनको गाड़ियाँ मिली हुई हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेज हैं, उसके मुकाबले में हमें सैलरी और वो भी टैक्स काट के, तो हमारी तो वर्किंग कंडीशन ही नहीं काम करने वाली, ये भी स्ट्रेस देती है हमें। फिर मैनेजमेंट स्टाइल जो हमारे यहाँ अडॉप्ट किया जाता है हमारे बॉसेस की तरफ से, हमारे सीनियर्स की तरफ से, हमारे अफसरान बाला की तरफ से, वो भी हमें वर्क रिलेटेड स्ट्रेस देता है। जो मॉनिटरिंग हमारी हो रही होती है
अगर तो कोई सीनियर लोग कर रहे हो तो बेहतर। कई जगहों पे हमने सुना और देखा है कि मुलाजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा था मॉनिटरिंग करने के लिए, माली को, नायब कासद को, लैब अटेंडेंट को भेजा जाता है, देख के क्लासें हो रही हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। उससे हमें सुबकी महसूस होती है, एम्बैरसमेंट फील होती है। फिर जॉब सिक्योरिटी, पहले तो कुछ जॉब सिक्योरिटी होती थी, अब तो आहिस्ता आहिस्ता डेली वेजेस के ऊपर सुना डॉक्टर्स को भी रख रहे हैं और आप प्रोफेसर्स को भी रखेंगे, तो उसके बाद जॉब सिक्योरिटी तो ख़त्म होगी आपकी। ये जो आर्जी भर्तियां करते हैं इसकी भी जॉब सिक्योरिटी कोई नहीं है। इवन कि हम जो परमानेंट हैं हमें भी पता नहीं चलता कब किसको मुअत्तल कर देते हैं, कब किसको नौकरी से निकाल देते हैं, ये भी स्ट्रेस पैदा करती है। रोल एम्बिग्यूटी, हमें अपने रोल का ही नहीं पता चलता। कॉलेज में हमें इलेक्शन की ड्यूटी भी हमसे करवाते हैं, ये जो मरदमशुमारी है वो भी हमसे करवाते हैं, डिंगी जो है उस वो भी हमसे ठीक करवाते हैं, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट और कम्युनिटी कम्युनिकेशन भी हमसे करवाते हैं, क्लासों को भी हमने पढ़ाना है, मैनेजमेंट भी हमने करनी है, टाइम टेबल भी हमने बनाना है, पेपर भी हमने लेने हैं, कोऑर्डिनेशन भी हमने करने, तो पता ही नहीं चलता कि हमारा किरदार है क्या। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप देखें तो लैक ऑफ सपोर्ट, जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है प्रोफेसर्स को, कॉलेज टीचर कम्युनिटी को, तो हमें सपोर्ट कोई नहीं मिलती। जैसे अभी आप देखें हुआ हमारे साथ कि 300-400 लोगों का ऑनरेरियम जो था वो डीपी साहब ने और सेक्रेटेरिएट ने मंजूर किया, मगर उसे 25 या 26 लोगों को ऑनरेरियम मिला और बाकी 350 लोगों में से किसी को कुछ पैसे नहीं मिले और पैसे लैप्स हो गए। अब यहाँ हमें कोई सपोर्ट नहीं करने वाला जो ये पूछे जाकर कि जनाब कहाँ गए हमारे पैसे। इसी तरह से हमारे ऊपर जब कोई एक्शन होता है, डीसी एसी एक्शन लेते हैं हमारे खिलाफ, तो हमें हमारा डिपार्टमेंट सपोर्ट नहीं करता, ये भी हमें स्ट्रेस देती है। फिर रोल कॉन्फ्लिक्ट, मैंने अभी बात कर ली कि उसका कशमकश होती है, हमें पता ही नहीं चलता हमारा रोल है क्या। स्टैग्नेंट प्रमोशन, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मैं जिनको जानता हूँ पर्सनली, जिनकी पहली प्रमोशन जो थी 17 से 18 वो 21 साल बाद हुई, कुछ की 22 साल बाद हुई, किसी की 23 साल के बाद हुई। इतना स्टैग्नेंट प्रमोशन है। हमारे मुकाबले में अगर आप दूसरे महकमों में देखें तो वहाँ हर 5 या 6 साल के अगला ग्रेड मिल जाता है। हम 18 में बैठे होते हैं, जो हमारे साथ एसएसएस भर्ती हुए थे या जो पीएमएस करके आए थे वो 20 में पहुंच चुके होते हैं। चेंज मैनेजमेंट, जब मैनेजमेंट चेंज होती है तो बजाय इसके कि खास तरह के कवानीन असूल चलें, उसकी जगह क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो अपनी मर्जी के कानून असूल चलाना शुरू कर देती है। लो सैलरीज, इस पे तो क्या रोना रोएं कि शायद सोसाइटी में सबसे ज़्यादा आउटपुट देने वाला जो महकमा है वो एजुकेशन है, और सबसे कम इनपुट जो हमें मिलती है सैलरी की शक्ल में वो भी हमारा महकमा है। मिनिमम इनपुट लेकर मैक्सिमम आउटपुट हम दे रहे हैं। जॉब कंटेंट एंड डिमांड्स हमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब पता चला जी कि थंब इंप्रेशन आएंगे जी, बायोमीट्रिक होगा जी। अच्छा, हम तो जब आए थे जॉब में हमें तो ये था क्लास पढ़ानी है अपनी, ये इशू नहीं कि मैंने को फैक्ट्री की तरह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठना है, सिर्फ ये है कि मेरी क्लासेस, ये भी हमें स्ट्रेस देती है। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है हमारे मुख्तलिफ कॉलेजेस में, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ ज़िलों में या डिवीजन में डिफरेंट है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बैड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हमारी होती हैं वो भी हमारे, फिर कुलीग से हमारा रवैया, फिर बच्चे नहीं आते। अच्छा, क्लास में टीचर को ऑर्डर है कि आपने 40 मिनट की क्लास में 30 मिनट बैठ के आना है, बच्चे को कोई ऑर्डर नहीं है कि तुमने कॉलेज आना है और क्लास लेनी है, और उल्टा कहा जाता है प्रोफेसर क्लास नहीं पढ़ाते। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं या और इस तरह की प्रॉब्लम जो मैं नहीं बता सकता, ये सारी की सारी मुझे और आपको फेस करनी पड़ती हैं, जिनको हम वर्क रिलेटेड स्ट्रेसर या ऑक्यूपेशनल स्ट्रेसेस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सिम्टम कैसे पता चले मुझे और आपको कि अब हमें स्ट्रेस का आगाज हो गया है। सबसे पहले है इमोशनल सिम्टम्स। जब आप फील करें कि आप ऑन एज एक टर्म इस्तेमाल होती है, इसका मतलब होता है नर्वस महसूस करना। जब आपको नर्वसनेस फील होनी शुरू हो जाए, इरिटेबल आप हो जाएं, चिड़चिड़ापन जिसे हम कहते हैं, आउटबर्स्ट हो जाए, रोना शुरू कर दें आप चीखना चिल्लाना शुरू, क्राई करना शुरू कर दें, जब आपकी महसूसात जो हैं, फीलिंग जो है वो लो हो जाएं, जब आप टीयरफुल, आपकी आंखों में आंसू भरने शुरू हो जाएं, जब आप रिसेंटफुल हो जाएं डिमांड्स के हवाले से, जब आपको एंग्जाइटी या इज़्तिराब हो, डिप्रेशन हो, जब आपको इमोशनली वीक महसूस हो अपना आप, तो समझ लीजिए कि स्ट्रेस ने अपना काम करना शुरू कर दिया। नंबर 2 है बिहेवियरल, यानी हमारे बर्ताव में किस तरह से पता चलता है। जब अर्जेंसी हो किसी शख्स को नॉर्मल रूटीन से, आप देखें कि मेरी ये कुलीग या मेरी ये सबॉर्डिनेट या मेरी ये बॉस, मेल या फीमेल, वो अर्जेंसी में है, जल्दबाजी शुरू कर दी, तो समझ लें उनको बिहेवियरल सिम्टम आना शुरू हो गए। ओवर कमिटेड,
यानी कि कई लोग हैं हमारे वो किसी भी चीज़ को इतना सीरियस लेते हैं कि अपनी सेहत का, आराम का, नींद का भी ख्याल नहीं करते, जबकि इंसानी लाइफ पहले है और काम तो बाद में ही आना चाहिए। वो इंसानी लाइफ के ऊपर अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करके ओवर कमिटेड हो जाते हैं। सेल्फ निगलेक्ट, खुद को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते, अच्छा लिबास, अच्छी खुराक, अच्छी नींद, रेस्ट, उसका ख्याल नहीं करें। इनएफिशिएंसी, जब काम में आपके जो है वो रिजल्ट कम होना शुरू हो जाएं, नाइटमेयर्स, जब आपको डरावने ख्वाब आने शुरू हो जाएं, समझ लें बिहेवियरल या बर्ताव या किरदारी सिम्टम या अलामतें आना शुरू हो गई। उसके बाद है फिजिकल, जिस्मानी तौर पर जब आपको मसल टेंशन महसूस हो, जब आप रिलैक्स महसूस ना करें अपनी बॉडी में, और अभी मैंने जैसे बताया पीछे कि हेडेक, सर का दर्द शुरू हो जाए, फटीग, जिस्म में बिला वजह थकावट रहनी शुरू हो जाए, टांगे दर्द करनी शुरू कर दें, कमर, ये गर्दन दोनों तरफ जो है नेक के मसल्स या बाजुओं के मसल्स, हल्की फुल्की बीमारी रहना शुरू हो जाए, कभी कोई इनडाइजेशन यानी मैदा सही काम ना करता हो, कभी खुराक हजम हो कभी ना हो, वेट लॉस यानी आपका वजन कम होना शुरू हो जाए या बिला वजह ज़्यादा होना शुरू हो जाए, स्किन कंडीशन, आपकी स्किन मुर्दा हो जाए, उसके अंदर चमक ना रहे, उसके अंदर वाटर ना रहे, आप ऐसे पकड़ के छोड़ें तो बजाय फ़ौरन वापस आने के वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वापस आए। इसी तरह ब्लड प्रेशर आपका बढ़ना शुरू हो जाए, या गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो मैदे में या खुराक की नाली में शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि फिजिकली अलामतें आना शुरू हो गई आपके अंदर। नंबर 4 है कॉग्निटिव, जिसे हम मेंटल कहते हैं, जिसे हम कॉग्निटिव कहते हैं, थिंकिंग का कहते हैं। जब कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाए आपको, यानी आप कंसंट्रेट ना कर पाएं, ट्रबल हो आपको कंसंट्रेट करने की, चीज़ें याद ना रहें आपको, आप भूलना शुरू कर दें, फोकस ना रहे आपका, जब आप बड़ी आसानी के साथ डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, तवज्जो आपकी बट जाए, इनफ्लेक्सिबल हो जाएं आप, या आपकी सोचें मनफी होना शुरू हो जाएं, या आपको नाउमीदी आनी शुरू हो जाए, या इनजस्टिस या नाइंसाफ़ी आपको महसूस हो कि जी मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है, मुझे दुनिया में पैदा क्यों किया गया, मेरा आने का मकसद क्या था, मैं ना होता तो क्या होता। अब जब ऐसी थॉट्स आनी शुरू हो जाएं, जब आप खुद को कम माया या किसी काम जैसा ना समझें कि जी मेरी तो कोई हैसियत औकात ही नहीं इस दुनिया में, तो इसका मतलब है कॉग्निटिव या थिंकिंग या मेंटल सिम्टम शुरू हो गए स्ट्रेस के। और फिर आखिरी है रिलेशनशिप्स। जब हम एक दूसरे की रिलेशनशिप में, मियाँ बीवी या एक फैमिली घर में है या माँ बाप और बच्चे हैं, जब हम उनकी ज़रूरियात पूरा ना कर पाएँ, जब घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाएं, जब हम इनटॉलरेंट हो जाएं, ज़रा सी बात पे गुस्सा करना शुरू कर दें, जब हम अकेले रहना पसंद करना शुरू कर दें, जब हम दूसरों को ओवर कंट्रोलिंग हो जाएं शुरू, या हम जब दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप में ना रहें, जब हम कम्युनिकेट ना कर पाएँ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इस्तेमाल ना कर पाएँ, जब हम आइसोलेशन और सेपरेशन का शिकार होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शुरू हो गई, कहीं ना कहीं रिश्ते में दरार आना शुरू हो गई। ये सिम्टम है स्ट्रेस का। आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस। चंद एक बीमारियां मैं आपके सामने रखने लगा हूं। पार्ट 1 की हमारा 45 मिनट का लेक्चर हो गया, तो हमने पहला हिस्सा कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट। स्ट्रेस जो है वो इल हेल्थ की तरह नहीं होती। जैसे हम बीमार होते हैं तो उसका जो कैफियत होती है, स्ट्रेस उससे डिफरेंट है। स्ट्रेस अल्टीमेटली तो हमारी हेल्थ को इल करती है, लेकिन ये उसकी तरह से मैनिफेस्टेशन नहीं देती, या ज़हूर या इजहार नहीं देती। ये कौन कौन सी बीमारियां पैदा करती है, कुछ तो मैंने पीछे आपको बताई। सबसे ज़्यादा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, जो दिल के रिलेटेड बीमारियां हैं, वो ये हमें स्ट्रेस देती है। इम्यून सिस्टम, जो कुव्वते मुदाफ़ियत की बीमारियां हैं, वो ये हमें देती हैं। अस्थमा देती है हमें, डायबिटीज़ देती है ये हमें, इसी तरह से ये हमें अल्सर, जो स्टमक में अंदर अल्सर पैदा हो जाता है, या इंटेस्टाइनल अल्सर जिसको कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक ज़ख्म की शक्ल बन जाती है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर देती है, यानी हम खुराक को हजम नहीं कर पाते। इसी तरह से हमें आधे सर का या पूरे सर का दर्द देना शुरू कर देती है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये बहुत ही अहम है, मैं ज़रूर चाहूँगा इस पर बात करना। इट इज़ कॉल्ड PMS। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है? ये मूड स्विंग आना शुरू हो जाता है, मूड स्विंग ख़वातीन के अंदर, और उनके यहाँ फूड क्रेविंग आना शुरू हो जाती है, फटीग आना शुरू हो जाती है, इरेटेबिलिटी या चिड़चिड़ापन आना शुरू, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। एस्टिमेट लगाया गया है
कि हर 4 में से 3 खवातीन जो हैं वो पीएमएस का कभी ना कभी एक्सपीरियंस जरूर करती हैं। और इसकी जो बड़ी वजह मैंने आपके सामने अभी बताई वो है स्ट्रेस। फिर डिप्रेशन, ये बहुत बड़ी वजह है इसकी, स्ट्रेस की, कि अल्टीमेटली अगरचे डिप्रेशन एक बहुत सख्त टर्म है यहाँ पर इस्तेमाल करना, और ये को बहुत जल्दी नहीं हो जाता, बिकॉज डिप्रेशन इज अ सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, या इट इज अ सीवियर मेंटल प्रॉब्लम, या इट इज अ सीवियर मेंटल डिजीज या डिसऑर्डर। बट अल्टीमेटली जब स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करते और क्रॉनिक हो जाती है तो फिर ये तब्दील हो जाती है डिप्रेशन यानी बीमारी में। अगरचे स्ट्रेस बीमारी नहीं है, वो कैफियत है, मगर कैफियत अगर मुसलसल रहती है तो अल्टीमेटली बीमारी पैदा कर देती है। और इसकी कॉस्ट क्या है? कहते हैं 80% ऑफ ऑल मॉडर्न डिजीज, जदीद दुनिया की जो 80% बीमारियां हैं उनका जो ओरिजिन है, जो वजह है, वो स्ट्रेस है। मैं 2 मिसालें आपके सामने यूके की रखता हूँ। बदकिस्मती है कि हमारे मुल्कों में इस तरह के टॉपिक के ऊपर रिसर्च नहीं होती, तो हमें यूके और अमेरिका की मिसालों का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह जो तस्वीर आप देख रहे होंगे मेरी प्रेजेंटेशन में, हर तस्वीर को मैंने इजाज़त लेकर लगाया है, जिनकी ये तस्वीरों को ईमेल भेजकर। लेकिन बदकिस्मती है कि हमें तस्वीर भी अपनी प्रेजेंटेशन के लिए बाहर से लेनी पड़ती है अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ कोई निज़ाम नहीं है इस तरह की प्रेजेंटेशंस में तस्वीर यूज़ करने का कि हम किसी इजाज़त ले लें, क्योंकि किसी की तस्वीर इस्तेमाल करेंगे तो कल वो केस कर देगा पाकिस्तान में, तो हमें बाहर से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। तो मैं आपको यूके की मिसाल दे रहा था। 40 मिलियन वर्किंग डेज पर ईयर आर लॉस्ट, 40 मिलियन वर्किंग डेज। आप अंदाजा कीजिए कि कितना बड़ा स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस है, कि कितने दिन ज़ाया हो जाते हैं वहाँ पर लोगों के, जो कि अपने काम पर नहीं जा सकते स्ट्रेस की वजह से। कॉस्ट इन एब्सेंटीज़म टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज एस्टिमेटेड एट 1.5 बिलियन पाउंड्स पर ईयर। एक साल का 1.5 बिलियन यानी 1.5 अरब पाउंड का नुकसान होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश इंडस्ट्री का, सिर्फ किस वजह से कि वहाँ पर लोग स्ट्रेस का बहुत शिकार हैं। नेक्स्ट है जी 14th हमारी स्लाइड, और ये हमारे पहले हिस्से की आखिरी स्लाइड है। दैट इज कॉल्ड ऑल स्ट्रेसेस आर नॉट इक्वल। देखिए, तमाम स्ट्रेसर बराबर असरअंदाज नहीं होते। स्ट्रेसर्स की भी अपनी अपनी इंटेंसिटी और शिद्दत है। अगर नींद नहीं आती, खौफ महसूस होता है, वरीज हैं, एग्जाइटीज हैं, या आप लेट नाइट तक सो नहीं पाते हैं, या आपकी तवक्कुआत पूरी नहीं होती, जॉब का रिलेटेड है, कर्ज देना है, तो तमाम जितनी मैंने किस्में बताई या जो नहीं बताई, उन सब स्ट्रेसर के जो असरात हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। There is no single level of stress that is optimal for all people. कोई एक चीज नहीं है जो पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर असरअंदाज हो रही है। Some are more sensitive owing to experience in childhood. कुछ लोगों का बचपन बड़ा हसास गुजरा होता है, वो इसलिए हसास हैं। किसी पर टीचर्स का इन्फ्लुएंस बहुत होता है, किसी पर फैमिली और पेरेंट्स का बड़ा होता है, किसी पर रिलीजन का बड़ा होता है, किसी पर इन्वायरमेंट का बड़ा होता है। तो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जो स्ट्रेसर्स हैं वो इक्वल नहीं होते, और उनके असरात भी इक्वल नहीं होते। डिफरेंट अंदाज में मेरे और आपके ऊपर असर। अब क्योंकि स्ट्रेसर्स डिफरेंट हैं, तो इनका ट्रीटमेंट या कोपिंग स्ट्रेटजी या मैनेजमेंट भी सेम नहीं हो सकती। वो जिसको जिस तरह की स्ट्रेस है, जिस शिद्दत की है, उसको उसके मुताबिक ही अपनी स्ट्रेटजीज को बनाना पड़ता है, या उसको चेंज करके या कॉम्बिनेशन करके इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको याद होगा जब पहला लेक्चर हमारा हुआ था पिछले माह, तो उसमें हमने 18+ तरीके पढ़े थे। आज हम देखते हैं कि हमारे पास कितने तरीके हैं इसके। इट इज कॉल्ड कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मैकेनिज्म, उस वक्त मैंने आपसे कहा था कोपिंग स्ट्रेटजीज, आज है कोपिंग मैकेनिज्म। इसके बारे में जैसन सेटरफील्ड ने बड़ी अच्छा जुमला कहा था। उन्होंने कहा था, द बेस्ट कॉपर इज द इंडिविजुअल हु नो व्हेन टू यूज व्हाट टाइप ऑफ कोपिंग। बेहतरीन कोपर वो है जो बेहतरीन कोपिंग वो करता है, बेहतरीन मैनेजमेंट वो करता है स्ट्रेस की, जिसे सिर्फ ये पता हो जाए, लग जाए कि किस वक्त मुझे कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। तो 18 तरीके उस दिन, या 18+ और 12+ आज आपको बताने का मकसद ये है कि 30-40 वेपन आपके पास हों। आप वेपनाइज करें अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को, अपने बिहेवियर को, अपने इमोशंस को, ताकि जिस वक्त जिस तरह की आपको वेपन की ज़रूरत है वो इस्तेमाल करके आप अपनी स्ट्रेस से
बाहर निकलें या उससे लो लेवल या लो इंटेंसिटी पे ले आएं या उसको मैनेज कर सकें, ताकि आपको इतनी बीमारियां जिनका हमने अभी जिक्र किया और जिस तरह की भी हों उससे हम बच सकें। स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स जो होती हैं उनका बुनियादी मकसद ये होता है या बुनियादी प्रिंसिपल ये होता है कि वो बहुत सादा होनी चाहिए, उसके अंदर कोई बहुत कम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल सादा असूल बनाने चाहिए, इंडिजिनस मकामी नौइयत के होने चाहिए। दीज टिप्स वुड नॉट चेंज द सिचुएशन कॉजिंग द स्ट्रेस। ये जहन में रखिएगा प्लीज कि जो तरीके आपको बता रहे हैं वो आपके इर्द गिर्द के माहौल को, सिचुएशन को या अफराद को तब्दील नहीं कर सकते, बट दे विल मोर इंपॉर्टेंटली इनेबल यू, मगर ये जरूर करेंगे और ये बहुत अहम है कि वो आपको इस काबिल कर दें, वो आपके अंदर एक काबिलियत इनकलकेट कर दें, रिएक्शन एंड रिलेशनशिप टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ताकि आपको पता हो कि मैंने कब कौन सा रिएक्शन देना है और मैं जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आऊं तो उस वक्त मैंने उसके साथ अपना तौल्लक की नौइयत क्या रखनी है। ये हमें कम से कम वो सलाहियत दे देती है, इंसाइट दे देती है, स्किल दे देती है, और ये बहुत अहम है। चलते हैं, सबसे पहले है एक बहुत ही मोटिवेशनल बात, वो है कि सॉल्व द प्रॉब्लम और लीव द प्रॉब्लम, डो नॉट लिव विद द प्रॉब्लम। दानश्वर कहते हैं कि या तो मसले का हल कर लो या मसला ही भूल जाओ, मगर मसले के साथ जिंदगी ना गुजारना शुरू कर दो। ये ना हो कि मसला आपकी जिंदगी का एक इंटेग्रल पार्ट बन जाए। वो चाइना में कहते हैं ना कि इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आप मसले का हल नहीं है तो आप खुद एक मसला हैं। अब मसले का हल कैसे किया जाता है? चाइना ही की एक इडियम है कि इट इज़ बेटर टू लाइट ए कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस, यानी अंधेरे को बुरा भला कहने से, अंधेरे को गालियां देने से कहीं बेहतर है एक नन्हा सा दिया रोशन कर दो। वो नन्हा सा दिया जो होगा, असल में वो दिया जो है वो अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं हमें रहने देगा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमें कर देगा, और यही हमारा सबसे बुनियादी मकसद है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड 4 A's। ये जो 4 A's हैं ये भी ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है, मैनेजमेंट का हिस्सा है। आल्दो कि अभी मेरा वो 12+ वाला कोपिंग स्ट्रेटजी या कोपिंग मैकेनिज्म शुरू नहीं हुआ, सिर्फ ये इब्तदाई तौर पर मैं आपको बताता हूं कि 4 A's होते हैं जो आपके लिए बहुत अहम हैं अगर आप अपनी स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। पहला है अवॉइड। अवॉइड क्या है? आप उस सूरत हाल से, उस फर्द से, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, इंसिडेंट से या स्ट्रेसफुल मौके से अपने आप को दूर कर लें, जितना पॉसिबल है दूर कर लें। और यह क्रॉनिक कंसेप्ट भी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी मफहूम बयान कर रहा हूँ, आयात और उनका तर्जमा तो जो आप लोगों में से तर्जमातुल कुरान और इस्लामियत के मोहतरम कुलीग बैठे हैं बेहतर बता सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम बुरी सोहबत, बुरे लोगों को दूर से सलाम कह दो। ये अवॉइड सी बेहतरीन मिसाल है। अच्छा, सलाम कहना है, छोड़ना नहीं, यानी वर्किंग रिलेशन तोड़ना नहीं, लेकिन उनके साथ कुर्बत भी इख्तियार नहीं करनी। तो जो ही आप अवॉइड करेंगे, नो कहेंगे उन चीज़ों को, तो क्या होगा कि खुद ब खुद ही आपकी स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। नंबर 2 क्या है? ऑल्टर। ऑल्टर से मुराद है कि अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो आप सिचुएशन को तब्दील कर दें, उसकी अंडरस्टैंडिंग को तब्दील कर लें, सोशल स्किल्स सीख लें, प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दें, जिंदगी को सब्स्टिट्यूट ढूंढने शुरू कर दें, तो अल्टर होने शुरू हो जाएगी सूरत हाल। तीसरा एक है एक्सेप्ट। अगर अवॉइड भी नहीं कर सकते, अल्टर भी नहीं कर सकते, यानी रिश्ता ऐसा है उस फर्द के साथ या उस सिचुएशन के साथ, तो फिर उसे एक्सेप्ट कर लें, जहन में मान लें कि मुझे जिंदगी इसी के साथ चलानी है, और मुझे टॉक करके या उस शख्स को या उस वाक़े को भूल कर या फॉरगिव करके, माफ़ करके, दरगुजर करके या पॉजिटिव होकर या होपफुल होकर मुझे इसे एक्सेप्ट कर लेना है। वो था ना अपने शायर बड़े मशहूर साहर लुधियानवी, उनका बड़ा खूबसूरत शेर है, पता नहीं यहाँ पर फिट होता है कि नहीं, मगर वैसे ही मुझे याद आ गया एक्सेप्ट के, मुझे एक्सेप्ट से ध्यान में आया कि कबूल करने से। वो एक जगह शेर लिखा उन्होंने, तलखियाँ किताब में है कि तुम में हिम्मत है तो ज़माने से बगावत कर दो। ये अवॉइड और अल्टर को बगावत में ले लें आप। तुम में हिम्मत है तो ज़माने से बगावत कर दो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर लो। तो अब ये है कि या तो एक्सेप्ट कर लो, या फिर उसको अवॉइड और अल्टर कर लो।
तो या तो फिर मान लो माँ बाप की, तो या फिर बगावत कर दो। तो यहां भी तकरीबन वही बात कर रहा है कि या तो अवॉइड एंड ऑल्टर करो, नहीं होता तो फिर एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। और जब एक्सेप्ट कर लो तो आखिरी ए है अडॉप्ट। अडॉप्ट करना क्या है? अडॉप्ट करना है कि अपने स्टैंडर्ड्स को एडजस्ट कर लो, सोसाइटी की या एनवायरनमेंट को अडॉप्टेबिलिटी इख्तियार कर लो। आप प्रैक्टिस कर लें कि मैंने इस माहौल में कैसे सरवाइव करना है और आगे बढ़ना है। आप रीफ्रेम करें अपने इश्यूज को, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि रिस्ट्रक्चरिंग करें अपनी चीज़ों की। हम कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा बिग पिक्चर अपने सामने रखें ताकि हम छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस ना लें। कोई राइट टेक्निक्स इस्तेमाल करनी शुरू कर दें ताकि जब आप एक्सेप्ट करें तो उसे अडॉप्ट करने में रुकावट ना आए, हर्डल ना आए। इसको हम कहते हैं अडॉप्ट। तो 4 एज हैं, या अवॉइड करो, या अल्टर करके तब्दील करो, या एक्सेप्ट कर लो। जब एक्सेप्ट कर लो तो उसे अडॉप्ट कर लो, इख्तियार कर लो उसको। अब आखिरी स्लाइड ये जो कोपिंग मैकेनिज्म शुरू करने से पहले वो है हाउ डू यू रिएक्ट टू स्ट्रेस। हम स्ट्रेस को रिएक्ट कैसे करते हैं? मैं 3 सिर्फ आपके सामने चीजें रखी हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एंग्री हैं, एजिटेटेड हैं, कीड अप हैं, आप तंग आ चुके हैं आप, तो आप क्या करें? 3 आपके लिए मैं हल आपको बताता हूं। नंबर 1, मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है इसके लिए। आप आंखें बंद करके इन 2 जगहों के ऊपर, ये देखिए, ये छोटी उंगली है, इसको नीचे से अपने अंगूठे दबा के रखें, ऐसे ऐसे अपने हाथ रख लें, इस तरह नीचे रख लें और आंखें बंद करके गहरा सांस लें, मेडिटेट करें। इसी तरह से इस तरह से करके ये देखें, शहादत की उंगली और अंगूठे को इस तरह मिला के ऐसे हाथ करके बैठ जाए आप, बिल्कुल आंखें बंद करके, सीधी कमर करके, और गहरे सांस लें। या आप आंखें बंद करके काबा किबला जो हमारा खाना काबा है या रोज़े रसूल है, उसको अपने जहन में लाएं। ये भी एक थेरेपी है, इमेजिनेटिव टेक्निक है ये भी एक। तो मेडिटेशन कर लें। डीप ब्रीथिंग, ये मैंने पिछली दफ़ा आपको बताया था, गहरे सांस लें। और गाइडेड इमेजरी, अपनी इमेजरी को गाइड करें, उस जगहों पर लेकर जाएं अपनी इमेजिनेशन को जो आपको अच्छी लगती हैं, खुशगवार लगती हैं। उस फर्द का सोचें जो आपके चेहरे पर स्माइल देता है। इसी तरह डू यू टेंड टू बिकम डिप्रेस्ड, विदड्रॉन और स्पेस टूट, जब आपको डिप्रेशन हो, जब आप दुनिया से अलग थलग हो जाएं, जब आप जगह ढूंढते फिरे तन्हाई में, तो क्या करें? एनर्जाइज योर नर्वस सिस्टम बाई रिदमिक एक्सरसाइज, यानी रनिंग करनी शुरू कर दें, भागना शुरू कर दें आप, वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉक करें, रोइंग करें, साइकिलिंग करें, कश्ती रानी करें, कश्तियां चलाएं। तो इस तरह का कोई ना कोई एक्टिविटी। या लाहौर में हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी की जो नहर है उसके आगे, उसमें आपने अक्सर देखा होगा कश्तियां चल रही होती हैं। इसी तरह से रावी के किनारे, या साइकिल ले लें कोई छोटा सा, वो साइकिल चलाना शुरू कर दें, वॉक करनी शुरू कर दें, तो उससे फर्क पड़ेगा। डू यू टेंड टू फ्रीज स्पीडिंग अप इंटरनली वाइल स्लोइंग डाउन एक्सटर्नली, क्या ऐसा लगता है आपको कि आप बैरूनी तौर पे बहुत स्लो हो गए हैं, अंदर बिल्कुल ही आप, मतलब आपका दिल ही कुछ नहीं करता करने को? तो ऐसे में आप करें कि रीबूट करें अपने आप को। रीबूट होता है मशीन बंद करके दोबारा चलाना, एक टेक्निक है माइंडफुलनेस की। तो आप योगा इस्तेमाल कीजिए। आप माइंडफुलनेस से मुराद है कि जहां आप खड़े हैं, जहां आपको फील हो रहा है, वहां इर्द गिर्द चीज़ों को मूव करें, हाथ लगाएं। जैसे ये घड़ी है, इसको पकड़े रखें, यहाँ घड़ी है, ये सॉलिड है, ये ग्लास पानी का है, इसके अंदर पानी है, ये जो है वो एक बेल है, ये जो है एक ऐनक है, ये मेज है, ये कुर्सी, इसमें बैठा हूँ। अपने दोनों हाथ जो हैं इसको ऐसे करके, ये ऐसे करके इसको ऐसे दबाएं, या इसको ऐसे करके खींचें, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। ये सारी माइंडफुलनेस की टेक्निक है जो आपको उस जगह ले आएंगी, क्योंकि सोचें आपको परेशान कर रही हैं, बॉडी आपको वहां ले आएगी, तो आप आहिस्ता आहिस्ता सूरत से निकल आएंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशीट हमारे पास क्या है। ये वो वर्कशीट है जो मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर करवा दी हुई है मैडम राबिया साहबा को कह के, जो हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। आई होप कि उन्होंने आपको भेज दी होगी। ये मैं आपको सिर्फ दिखाने लगा हूँ, ये बताने के लिए कि ये बड़ी हेल्पफुल होगी आपको। ये 2 पेज हैं, मैंने दोनों को एक स्लाइड में लगा दिया। ये आपके ग्रुप में जा चुकी है, इसको प्रिंट कर लीजिए, ये खोल के अपने सामने रख लीजिए। जब भी आपको स्ट्रेस हो तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफाई इफ आई एम स्ट्रेस्ड। पहले देखें कि क्या आपको स्ट्रेस है भी कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा? साइंस लिखिए अपनी बॉडी में। ये अभी जो मैंने आपको बताए हैं कि फिजिकल साइन क्या है, इमोशनल साइन क्या है, बिहेवियरल साइंस क्या है, रिलेशनशिप साइंस क्या है। अगर उन साइंस में लगे आपको कि आपको स्ट्रेस है, तो स्टेप 2 की तरफ जाइए। वो क्या है? आइडेंटिफाई द स्ट्रेसर, यानी कि कौन सी चीजें हैं जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं।
जो स्टेप 1 में आप लिखेंगे पॉइंट 1 2 3 4, उनके सामने स्ट्रेसर भी लिखिए। ये पहला जो स्ट्रेस दे रहा है मुझे, ये कौन दे रहा है, उसको स्टेप 2 में लिखिए। और स्टेप 3 में क्या कीजिए, आइडेंटिफाई द रीजन फॉर द स्ट्रेसर। जरा देखिए कि डिमांड क्या है। वो जो आपने स्टेप 1 में आइडेंटिफाई किया है कि मुझे स्ट्रेस है, तो उसकी वजूहात क्या है, क्या आपने सक्सेसफुली ढूंढ ली हैं वजूहात, लिखिए। और उनका हल करने के लिए राइट साइड का कॉलम देखिए, रिसोर्सेज। हैंडल करने के लिए सूरत हाल को आपके रिसोर्सेज क्या है, जराए क्या है आपके पास, मदद क्या है आपके पास, वेपन क्या है आपके पास, स्ट्रेटजी क्या है आपके पास, फंक्शन क्या है आपके, वर्किंग क्या है आपके पास, या प्रोडक्टिविटी क्या है आपके पास। फिर नीचे आप आकर देखिए, व्हाई डू आई सी दिस सिचुएशन एट डेंजरस। खुद से सवाल कीजिए कि मुझे ये सूरत हाल डेंजरस क्यों लगी, क्या वजह है। फिर अपने आप से पूछिए कि क्या मेरी स्ट्रेस रियल है, सेल्फ क्रिएटेड यानी अपनी बनाई हुई है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल और सेल्फ, या बनाई भी है कुछ और कुछ है भी। तीनों को आप जवाब दीजिए, टिक कीजिए उसको। और ए देखिए नीचे जाके, शार्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया, ब्रीदिंग कीजिए, मसल रिलैक्स कीजिए, मसाज कीजिए, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बाथ लीजिए, हॉट टब लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मसल को जो है वो अप्रिशिएट कीजिए, रीफ्रेम कीजिए, को हॉबी इख्तियार कर लीजिए, अपने लव्ड वंस के साथ यानी अपने बीवी बच्चों के साथ, या अपने मियाँ के साथ, या अपने वालदैन के साथ, या अपने दोस्तों के साथ, या अपनी सहेलियों के साथ वक्त स्पेंड कीजिए, या और भी कुछ तरीके आपके जहन में, उसको लिख लीजिए। अब आइए स्टेप 4 की तरफ, आइडेंटिफाई स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज कंटिन्यूड। ये जो हमने पीछे मैनेजमेंट लिखी है, जो अभी आपने एक्सरसाइज में आपको बताई, उसी को आगे बढ़ाइए और देखिए कि सवालात क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज दैट आई कैन यूज टू एड्रेस द कॉज ऑफ द स्ट्रेसेस आर। ये नीचे देखिए, यूज बिल्ड माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू द स्ट्रेसर। नीचे नोट दीजिए, क्या मैंने कोई स्किल सीखी है, क्या मैंने कोई डिसीजन मेकिंग सीखी है, क्या मैंने क्रिटिकल थिंकिंग सीखी है, क्या मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखी है, क्या मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हुई है, क्या मेरी बजटिंग, जो पैसा या फाइनेंशियल आपको स्ट्रेस है, क्या बजटिंग मैंने सीख ली है, क्या एकेडमिक स्किल मेरे अंदर आ गई है। जब ये सारी चीजें आप गेन कर लेंगे तो क्या होगा, आप इतना वेपनाइज हो जाएंगे, इतना आपके पास चीजें हो जाएंगी कि आपको स्ट्रेस जो है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। फिर नीचे आइए, अदर स्किल्स आई कैन बिल्ड। जो ऊपर रह गई हैं उनमें से यहां लिखें कि ये और ये स्किल मैंने सीखी है, नोट के आगे लिखिए। और आखिरी देखिए, cognitive strategies that I can use to change the way I think about this situation। अब आपने जहन के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग करनी, कैसे? आप पहला सवाल खुद से कीजिए, व्हाट इज द स्ट्रेसफुल इवेंट, कौन से इवेंट ने मुझे स्ट्रेस दिया, लिख लें। व्हाट आर माई थॉट्स रिलेटेड टू द इवेंट, जब ये इवेंट हुआ, जब ये वाकया हुआ, जब ये वकूआ हुआ, जब ये मसला हुआ, तो मेरी सोचें क्या थी, इसको लिख लें। व्हाट इज द एविडेंस दैट सपोर्ट द थॉट, मेरे हक में क्या बातें जाती है, उसको लिख लीजिए। व्हाट इज द एविडेंस दैट डज नॉट सपोर्ट, जो मेरी सोच के अगेंस्ट जाती है, उनको लिख लीजिए। और आखिर में क्या, व्हाट इज एन अल्टरनेटिव मोर हेल्पफुल वे। इनसे हटकर जो पीछे हमने वर्कशीट में देखा है, कोई और तरीका जो आपको उस वक्त बेहतर लगता है, वजू करना, नमाज पढ़ना, हज पे जाना, ज़कात देना, गरीब की मदद करना, सदका खैरात करना, जो भी, उसको भी आप इसके अंदर शामिल कर लें। तो जब ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी स्ट्रेस जो है मिनिमाइज हो जाएगी और मैनेज होना शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पहला तरीका मैं आपके सामने रखने लगा हूं, बी असर्टिव। बी असर्टिव, असर्टिव से मुराद ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस, which means having a positive attitude towards yourself as well as others। यानी आप अपने ऊपर भी इत्मीनान रखिए, अपने बारे में पॉजिटिव रवैया रखिए, मगर प्लीज दूसरों के हवाले से भी पॉजिटिव रवैया रखिए। ये इतनी हेल्प करती है स्ट्रेसफुल सिचुएशन को। जब आप मुस्बत होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेस को लो डाउन करती है। लैक ऑफ, अगर आप असर्टिवनेस नहीं रखते तो आपके अंदर सेल्फ एस्टीम या खुद ही कम होना शुरू हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। की क्या है असर्टिवनेस की है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। प्लीज जब आपको स्ट्रेस हो
तो अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने अपने सबॉर्डिनेट, मैं ये नहीं कह रहा सब के साथ, इनमें से जिसको आप सबसे करीब समझते हैं, जिसको आप सबसे अपने लिए हेल्पफुल समझते हैं, प्लीज उससे वर्बली एंड नॉन वर्बली कम्युनिकेट करना ना छोड़ें। मस्ट कम्युनिकेट करें आप कैसा फील करते हैं। बहुत बड़ी वजूहात सुसाइड की ये होती हैं कि जो सुसाइड टेंडेंसी वाले लोग हैं या जो सुसाइड कर गुजरते हैं वो वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करते। एक्सटेंडिंग और रेंज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स विल इंप्रूव आवर असर्टिवनेस। जितनी कम्युनिकेशन अच्छी करते जाएंगे हमारी असर्टिवनेस उतनी ही बेहतर होती जाएगी। चलते चलते मैं आपको एक सिर्फ जुमला आपके सामने रख दूं। असर्टिवनेस की एक डेफिनेशन जो है वो खलील जिब्रान ने भी दी थी, कुलियात खलील जिब्रान में मौजूद है। ये सुनिए क्या अच्छा जुमला उन्होंने कहा। खलील जिब्रान कहते हैं, मुझे आपकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, और इस जुमले की आज पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, दुनिया को भी बहुत ज़रूरत है, मगर हमें बिलखसूस बड़ी ज़रूरत है। मुझे आपकी राय से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आपको आपकी राय का हक देने के लिए मैं अपनी जान पर भी खेल सकता हूं। यह है असर्टिवनेस, कि अपने पे भी एतमाद, अपनी बात पे भी कायम रहना, लेकिन अगले को भी मौका देना कि वो अपनी बात कर ले, चाहे मुझे उससे इख्तलाफ ही क्यों ना हो। यह है कम्युनिकेशन, कि आप कम्युनिकेट करें भी और लिसन भी करें अगले की, तो आपकी और अगले बंदे की स्ट्रेस जो है, खास तौर पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से सारे या बेशतर लोग जो हैं वो साहिब औलाद होंगे। अल्लाह ताला आपकी औलाद को, आपको, आपके वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती दे। कभी भी ज़िंदगी में अपने बेटे और बेटी से वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करनी ना छोड़ें। एक बात। नंबर 2, हमेशा उनको लिसन करें, जितनी भी वो नॉनसेंस बात क्यों ना कर रहे हों। ये बात की बात है कि आप उनको कैसे समझाएं, मगर उनको बात कर लेने दें। एन मुमकिन है वो बातों में कोई ऐसा इशारा आपको दें कि उनको अपने इदारे में, स्कूल में, कॉलेज में, मोहल्ले में, दोस्तों से लिए में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? जब बाहर वाला कुछ सुनेगा कभी अच्छा मशवरा नहीं देगा, उनकी स्ट्रेस और बढ़ जाएगी। तो प्लीज असर्टिव होकर अपने माहौल में रहिए। ये पहला आज का कोपिंग मैकेनिज्म है। नंबर 2, सेल्फ मैनेजमेंट। आप खुद को कंट्रोल करना सीखिए, रीडायरेक्ट करना सीखिए। अपने डिस्ट्रप्टिव इमोशंस, यानी जो आपके जज्बात आपको डिस्टरप्ट करते हैं, रोकते हैं, रुकावट डालते हैं, जो इंपल्सेस आपकी रुकावट डालती हैं, उसको चेंज करने पर कादर हो जाएं। अपनी, वो कहते हैं ना कि क्या वालिद साहब एक बड़ा अच्छा शेर बोला करते हैं, काश की याद आ जाए। हाँ, वो कहते हैं कि मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। तो तकदीर बदलने पे कादर हो जाएं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो मैनेजमेंट ये है, खुद ही को, अपने आप के ऊपर कंट्रोल को इतना बढ़ा लें, गोल्स बनाएं, उस गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान करें, उस प्लान को अचीव करने के लिए मेहनत करें, उस मेहनत के साथ स्टिक हो जाएं, फिर कि जब तक नहीं मिलता मैंने मेहनत करनी, और फिर गोल को हासिल कर लें। माफ कीजिएगा, इसे कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। तो जब आप सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं, यानी अपनी जिंदगी खुद मालिक हो जाते हैं। देखिए, जिंदगी मेरी गाड़ी की तरह है। अब गाड़ी अगर मैं चला रहा हूं तो स्टीयरिंग भी मेरे हाथ में होना चाहिए। अगर गाड़ी मैं चला रहा हूं, स्टीयरिंग किसी के और हाथ में आया तो क्या होगा? बहुत जल्द मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। जिंदगी भी ऐसे ही है। अगर मेरी जिंदगी का स्टीयरिंग मेरे कंट्रोल में नहीं है, किसी के कंट्रोल में मैंने दिया हुआ है, सोसाइटी के कंट्रोल में, एनवायरनमेंट के कंट्रोल में, दूसरे लोग फैसला करें, मैं मैनेज खुद ना करूं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? मेरी जिंदगी का एक्सीडेंट होगा, और जब एक्सीडेंट होगा तो मेरी स्ट्रेस पहले से मल्टीप्लाई होकर मुझे मिलेगी। सो अपनी जिंदगियों को खुद मैनेज करना सीखिए। नंबर 3, वेंटिलेशन। कहते हैं, इडियम है, अ प्रॉब्लम शेयर्ड इज अ प्रॉब्लम हाफ। जब आप अपना मसला किसी प्यारे से, किसी प्यार करने वाले से, किसी मोहतरम से, किसी काइंड से, किसी रहम दिल से शेयर करते हैं, तो आधा मसला हल हो जाता है। पुराने बुजुर्ग कहते थे, दिल का बोझ हल्का कर लेना चाहिए। वो हमारे घरों की टैंकियां हैं ना,
जब वो ओवरफ्लो होती हैं तो पानी नीचे बहाना शुरू कर देती हैं, इंसान भी ओवरफ्लो हो जाता है। तो उस वक्त जिसको वो बेहतर समझता है, जिसने ज़िंदगी में उसकी मदद की हो कभी, जो उसको लगे कि मेरी बात को अंडरस्टैंड, उससे शेयर कर लें। एक सपोर्ट नेटवर्क बनाइए अपना, घर में हो, कुलीग्स में हो, दोस्तों में हो, और दोस्तों से भी मिलते रहें। घर के बाहर भी आपका हल्का अहबाब हो, ताकि अगर कोई मसला, कोई मशवरा है तो आप उस नेटवर्क की मदद से आगे आ सकें और अपने मसले को हल कर सकें। कोई डायरी बना लें, कोई नोट लिखने शुरू कर दें, कोई कोई पेजेस के ऊपर लिखने शुरू कर दें, कोई जिसे कहते हैं ना जर्नल राइटिंग करनी शुरू कर दें, जर्नल राइटिंग करनी शुरू कर दें। कोई री रीड, अच्छा जो लिखते हैं उसको री रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप लिखेंगे ना तो बहुत सारी आपकी जो स्ट्रेस है ना वो कम हो जाएगी लिखने के दौरान ही। तो इसे हम कहते हैं वेंटिलेशन, यानी वेंटिलेट कर दें उसको, उसको निकाल दें अपने बाहर, उसको अपने अंदर ना रखें, उस आंसू को गिरने दें। वो कहते हैं ना कि आंसू निकल पड़े तो मेरी लाज रह गई, इजहार गम का वरना सलीका ना था मुझे। तो इजहार कर दें, उसका एक्सप्रेस कर दें, कम्युनिकेट कर दें। जब वो वेंटिलेट हो जाएगा तो आप अंदर से हरे भरे भी हो जाएंगे, कूल भी हो जाएंगे। नंबर डी नेक्स्ट है डाइवर्जन एंड डिस्ट्रैक्शन। जो सूरत हाल, जो फर्द, जो वाकया आपको स्ट्रेस देता है उससे टाइम आउट ले लें, यानी उससे थोड़े वक्त के लिए दूरी इख्तियार करें। गेट अवे फ्रॉम थिंग्स दैट बॉदर यू। जो चीजें आपको परेशान करती हैं उनसे दूरी इख्तियार करें, अवे हो जाएं थोड़ी देर के लिए उससे, टाइम आउट कर लें उससे। अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस जब तक नहीं होता वापस उस माहौल में ना आए, खुद को काम डाउन करें और लॉजिकल सोचना शुरू कर दें कि दूर जाके कि लॉजिकली मेरा दूर आना बेहतर है कि नहीं, इससे मुझे क्या फायदा हुआ। और बहुत ही अच्छा है अगर आप तन्हाई में जाकर जो कुछ हुआ हो उसको जरा रिविजिट करें, उसको जरा रीसीन करें, उसको जरा दोबारा सोचें कि कहाँ गलती हुई है। उससे ये होगा कि आप उस मौके से डाइवर्जन इख्तियार करेंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे थोड़ा सा, और उससे आप, इसलिए जब आप किसी बहुत परेशानी में होती हैं और उस दौरान अगर आपको कोई पॉजिटिव चीज़ की तरफ ले आया जाए तो आपको वो परेशानी वक्ती तौर पर, मैं नहीं कहता हमेशा के, वक्ती तौर पर निकाल लेती है उससे। ऐसी बातें या ऐसी गुफ्तगू या ऐसी एक्टिविटी इख्तियार कीजिए उस वक्त जो आपके फोकस को उस नेगेटिविटी और स्ट्रेस से हटाकर पॉजिटिविटी और मुस्बत तरफ लेकर जाए। इससे कहते हैं डाइवर्जन एंड डिस्ट्रैक्शन। डी हो गया जी। नेक्स्ट है जी ई, मसाज थेरेपी। मसाज कैन लोअर स्ट्रेस लेवल एंड फीलिंग ऑफ एंजाइटी, इट कैन इंप्रूव मूड एंड रिलैक्सेशन व्हाइल इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस इन सेल्फ इमेज। ये इतनी जबरदस्त चीज है मसाज जो है, मैं तो हैरान होता हूँ कि हमारे बुजुर्गों को पता नहीं ये टेक्निक कैसे पता थी। वो रोजाना तेल की मसाज करते थे अपनी बॉडी पर, टांगों पे, ये बाजुओं पे, सर के ऊपर। हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ जो हैं वो नाना और दादा के सर पे जो है ना वो चांपी होती थी, मसाज होता था। वो लोग कितने खुश रहते थे और कितना उनकी बॉडी और उनका माइंड रिलैक्स रहता था, सेल्फ इमेज कितना कॉन्फिडेंट रहता था उनका। मसाज रिड्यूस लेवल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एपिनेफ्राइन इन डिप्रेस्ड मदर्स विद इन्फेंट्स। वो माएँ जो शीरखार बच्चों की परवरिश करी होती हैं, उनके अंदर स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन को अगर आपने रोकना है, कम करना है, रिड्यूस करना है, तो उन माओं का मसाज थेरेपी शुरू कर दीजिए आप। एक और स्टडी हुई है एट टच रिसर्च इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी। मियामी की यूनिवर्सिटी में एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर है मेडिकल स्कूल। फाउंड दैट मसाज थेरेपी आल्सो इंप्रूव्ड स्लीप एंड रिड्यूस द मदर्स डिप्रेशन। देखा गया अगर नींद नहीं आती तो आप मसाज करें, आपको नींद अच्छी आएगी। और जो माएँ डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं किसी भी वजह से, बच्चों की परवरिश के दौरान दूध नहीं आता कुछ माओं का, या उनको कोई और इशू होता है, तो देखा गया कि उनको बड़ा फ़ायदा देता है। इसी तरह एक और रिसर्च हुई प्री स्कूल बच्चों के ऊपर। देखा गया कि वो प्री स्कूल बच्चे जिनका टेस्ट होना है स्कूलों में दाखिले के लिए, अगर आप उनको डेली 15 मिनट तक मसाज दें तो वो उन बच्चों की निस्बत ज़्यादा स्कोर करते हैं जिनको मसाज नहीं दिया जाता। ये भी रिसर्च आपको इंटरनेट पे भी दस्तयाब होगी, कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। इस तरह की सैकड़ों रिसर्चेज हैं जो आपको बताएंगी कि मसाज थेरेपी बड़ी अहम है। सो आपने करना क्या है, आपने कोई एसेंशियल ऑयल लेना है, अच्छा ऑयल यानी ओरिजिनल हो, उसके अंदर कोई मिलावट ना हो, केमिकल ना हो, तो उसको अपनी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर, जैसा कि आपके सर की स्कल है, जैसे आपकी ये नेक की जो है ना वो मसल्स हैं, जैसे आपके बाजुओं के मसल हैं, टांगों के मसल हैं, आपकी बैक एक जो कमर है उसके
बैक के जो मसल्स हैं, तो इन जगहों के ऊपर आप उससे मालिश कीजिए, मसाज कीजिए, तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बहुत कम हो जाएगा। ये एक बीच में वैसे ही आपके आपके ज़ौक़ और शौक़ के लिए जुमला आ गया। ये टेक्निक नहीं है, लेकिन ये भी एक टेक्निक है, इसको भी समझें। वो कहता है, इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स लेट मी बी अ ब्लेड ऑफ ग्रास, इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग वॉल्स लेट मी बी अ गेल ऑफ विंड। कमाल खूबसूरत बात है कि जब तेज हवाओं का मुकाबला करना हो तो मुझे घास बना दो, या समझ लो, या मैं तुम्हारे लिए घास बनने को तैयार हूं। और जब मजबूत दीवारों का सामना हो तो मैं तुम्हारे लिए हवा का झोंका बनने को तैयार हूं। देखिए कैसी खूबसूरत बात है। जब तेज हवाएं चलती हैं, बड़े बड़े दरख्त गिरते हैं, मगर घास नहीं गिरता। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए घास बन जाता हूं। और जब तेज हवाएं चलें और दीवारें हैं, तो मैं हवा की तरह उस दीवारों को क्रॉस कर लेता हूं। जैसे उसका गीत नहीं है, हदीका क्या नहीं, हमारी क्लास फेल होती थी गवर्नमेंट कॉलेज में, कि आवांगी हवा बन के वो बारियां। तो जितने भी दरवाजे बंद हों, जितनी भी दीवारें खड़ी हों, अगर आपके लिए कोई हवा बनकर आ जाए, हवा का झोंका बनकर आ जाए, तो आपकी स्ट्रेस को बहुत हद तक मैनेज या रिड्यूस होने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अगली हमारी एफ है जी, चेंज योर लाइफस्टाइल। अपनी जिंदगी का लाइफस्टाइल बदलने की कोशिश करें। अब लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें शामिल हैं? नंबर 1, अपनी डाइट चेंज करें। अगर आप स्ट्रेस का बहुत शिकार हैं, जो भी आप खा रहे हैं, मुझे इस बात से गर्ज नहीं आप क्या खा रहे हैं उस वक्त, जो भी आप खा रहे हैं उस डाइट को तब्दील कर दें किसी और हेल्दी मतवाजन गजा में। स्मोकिंग और अल्कोहल का बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पढ़े लिखे कम्युनिटी हैं, प्रोफेसर्स कम्युनिटी, लेकिन वो लोग जो हमारे पास आते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट या एज ए टीचर, आपको पता चलता है, उन लोगों को मना करें या स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें या बिल्कुल कम कर दें उसको, अगर फौरी नहीं छोड़ सकते। और अल्कोहल तो बिल्कुल भी करीब नहीं जाना। ये लाइफस्टाइल को तब्दील करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज शुरू कर दें, अगर आप करते हैं तो जारी रखिए। स्लीप, अपनी 8 घंटे की नींद, मैंने शायद पिछली बार भी कहा था, दोबारा कह रहा हूं कि जिस उम्र के हिस्से में आप लोग हैं या मैं हूं, 19 से 20 ग्रेड में हम जब जाते हैं तो 45-50 साल के ऊपर ही हम होते हैं सब लोग। तो उस वक्त मुझे और आपको 6 रैम, REM, रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, 6 रैम से मुराद 8 घंटे नींद की जरूरत है, 8 घंटे। तो हम में से हर एक को लगातार रात को, फिर कह रहा हूं रात को, दिन में नहीं। आप मुझे कहेंगे मैं 6 घंटे रात, 2 घंटे दिन में सो लेता हूं, वो दिन में जो सोना है वो आपकी स्लीप नहीं है, रात को सोना आपके लिए स्लीप है। और लगातार 8 घंटे वो आप करें। लेयर अपनी जिंदगियों में मी टाइम निकालें, रिलैक्सेशन इख्तियार करें। हेल्दी लिविंग, हेल्दी थिंकिंग, हेल्दी एक्शंस। जिंदगी भी अच्छी, सोच भी अच्छी, अमाल भी अच्छे, इसे कहते हैं चेंज योर लाइफस्टाइल। तो जो ही आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपकी स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू हो जाएगी। जी वालेकुम सलाम। सर 10 से 12 मिनट रह गए सर, अगर आप जी कहते हैं तो माइक बिल्कुल याद, बिल्कुल याद है। यस, ये चीजें हैं लाइफस्टाइल को यस कहना है। नमाज पढ़ें, खेल लें, कोई पेट पाल लें, मुतवाजन खुराक लें, कश्ती रानी करें, कुरान मजीद पढ़ें, इबादत करें, सब पॉजिटिव चीजें हैं। ये है नो, किसी तरह की स्लीपिंग पिल, पेन किलर, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये पान, ये छालिया, ये पता नहीं क्या क्या, ये सब छोड़ दें, इनको नो कह दें। ये हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत जरूरी है यस और नो का इस्तेमाल। उसके बाद द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ डायमंड एंड अ लंप ऑफ कोल इज दैट द डायमंड हैड अ लिटिल मोर प्रेशर पुट ऑन इट। वो कहता है कोयलों के ढेर में और हीरे में फर्क ये होता है कि हीरे पर प्रेशर जरा ज्यादा होता है। तो प्रेशर्स हों तभी हीरे पैदा होते हैं। तो मेरी और आपकी जिंदगी में जो प्रेशर आते हैं, जो स्ट्रेस आती है, वो दरअसल मुझे और आपको डायमंड बनाने के लिए आती है। वो हमें कोल नहीं देखना चाहती, वो कोयले का ढेर नहीं देखना चाहती। आने दें। वो क्या था कि बादल से दबने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। आने दें। जितने मसाइल, परेशानियां और आजमाइशें आती हैं, वो हमें हीरे बना सकती हैं, डायमंड बना सकती हैं। अगला है जी, पॉजिटिव सेल्फ सजेशंस। प्लीज अपने आप को जब सेल्फ टॉक करें तो पॉजिटिव सजेशंस दें, अपने आप को पॉजिटिव बातें बताएं, पॉजिटिव अफर्मेशन करें। ये बड़ी यूजफुल हैं आपकी थॉट को कॉन्फिडेंट करने के लिए, चैलेंज करने के लिए नेगेटिव थॉट्स को। मसलन खुद से कहें आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं इंशाल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं इस बात को समझ रहा हूँ, हाँ मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा, हाँ इंशाल्लाह मैं इसको कर लूंगा, हाँ मैं इस पर काबू पा लूंगा, इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे। दीज वर्क वर्ड्स बेस्ट व्हेन दे आर रियलिस्टिक एंड टेलर टू योर नीड्स एंड गोल्स। ये अल्फाज, ये वर्क लिखा, माजरत ये वर्ड कर लीजिएगा, ये अल्फाज उस वक्त बड़े बेस्ट हैं जब आपने खास तौर पर अपनी ज़रूरियात और अपने गोल्स के मुताबिक बनाए हो। मसलन अगर कोई बीमार है तो खुद से कहे कि अल्लाह के फजलो करम से मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रहा हूं। किसी ने इम्तिहान देना है, वो खुद को 10 मरतबा कहे अल्लाह के फजलो करम से अब मैं इम्तिहान की तैयारी करके इंशाल्लाह अच्छे नंबरों में पास हो जाऊंगा। ये डॉक्टर वर्नर कॉलमैन का तरीका है। वो 10 टाइम्स सजेशन का असूल बताते हैं कि खुद को कॉन्शियसली ऊंची आवाज में 10 दफा मुस्बत हदायत दें, उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, अचीवमेंट आपकी बढ़ती है। एच है कीपिंग पर्सपेक्टिव। व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस इट्स इजी टू लूज पर्सपेक्टिव। बड़ा ही आसान होता है, पर्सपेक्टिव हम लूज कर देते हैं, पस मंजर भूल जाते हैं हम, क्योंकि हम परेशानी में होते हैं, हम स्ट्रेस में होते हैं, प्रेशर में होते हैं। सम क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ, खुद से सवाल कीजिए, क्या ये वाकई मसला है? क्या ये मसला दुनिया में सिर्फ मुझे ही आया है? क्या ये पहला और आखिरी मसला है? क्या ये मसला मुझसे ज्यादा ताकतवर है? क्या इस मसले का कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या दुनिया में जब मसले आए थे तो लोगों ने हाथ पैर छोड़ दिए थे? क्या ये मसला मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है? ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। जिंदगी की रोशन पहलू को देखिए, क्योंकि खालिक कायनात ने भी कहा है कि मायूसी गुनाह है। कल्टीवेट ऑप्टिमिज्म, उम्मीद पैदा कीजिए, अच्छे दिन की उम्मीद रखिए। फाइन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा। हर मुश्किल के बाद आसानी, हर बीमारी के बाद सेहत, हर आजमाइश के बाद अच्छे दिन। तो फिर पर्सपेक्टिव को मत भूलिए कभी भी। आई है जी ब्रिस्क वॉक एंड सेल्फ टॉक। कोशिश कीजिए तेज तेज चलने की प्रैक्टिस कीजिए, वॉक करनी शुरू कर दीजिए तेज तेज। और जब वॉक करें खुद से बातें करते जाएं, मत परेशान हो लोग क्या सोच रहे हैं कि खुद से बातें की जा रहे हैं। नो इश्यू एट ऑल। व्हेन यू आर इन स्ट्रेस खुद से बातें करें, अपना एनवायरनमेंट चेंज करें, ब्रीदिंग करें, एटमॉस्फेयर बदलें अपना, और फूलों को खुशबू लें जाके, और जाके कलियों को जो है ना वो जाके उनकी खुशबू लें, पौधों को आप छेड़ने जाके, पौधों से प्यार करें, दरख्तों से प्यार करें, वॉक करें तेज तेज, गहरे सांस लें और अपने आप से बातें करें मुस्बत अंदाज की, आपकी स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगी। जे है रीडिहाइड्रेट। अल्लाह ने पानी के अंदर स्ट्रेस का इलाज रखा हुआ है। कोशिश करें कि अपने हाथ में, आजकल तो मौसम भी ऐसा है, पानी की बोतल रखें या ग्लास ऑफ वाटर अपने। ये देखें मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने ग्लास एक पी चुका हूं, दूसरा दोबारा मंगवाया। अच्छा ये मत बताइएगा जी मैं टी पीता हूं, कॉफी, कोक, या मैं जी वो स्पोर्ट्स ड्रिंक या रेड बल या फ्रूट जूस, नहीं, वो अपनी जगह है। पानी बहुत जरूरी है, पानी जिसे H2O वाटर कहते हैं। ये आपकी स्ट्रेस लेवल को बहुत कम करता है और ये आपकी बॉडी को तरोताज़ा करता है, आपके माइंड के अंदर एंटी स्ट्रेस या खुशी के जो हार्मोन है वो पैदा करता है। इसलिए पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए। मत परेशान होइए कि बार बार वाशरूम जाना पड़ेगा, कोई मसला नहीं है, वाशरूम 10 दफ़ा भी जाना पड़े वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन एकदम पानी नहीं पीना, एक एक घूंट करके पानी पीना है या दो दो घूंट करके पीना है। एक गिलास को 15-20 मिनट में ख़त्म करना है। ये नहीं है कि गिलास भर भर के पीने हैं। ये हमारा पेट है, कोई घड़ा नहीं है। और अल्लाह ताला ने जो सफाई के लिए 2 गुर्दे दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि 6 गिलास डालकर उनको परेशान कर दूं। स्लोली पानी पिए ताकि स्लोली वो आपका यूरिनेट में तब्दील हो। के है जी कैट नैप और पावर नैप। क्विक नैप लीजिए, यानी 10 से 30 मिनट तक दिन में जब आप थकावट महसूस करें, जैसे बिल्ली को आपने देखा होगा जहां थकावट होती है सिर रख के आराम ना सो जाती है, तो वहीं पर सर रखकर मेज के ऊपर या चेयर के ऊपर या जो है वो बेड के ऊपर वहीं नैपिंग कीजिए। ये पावर नैप, ये 10 से 30 मिनट का जो अचानक दिन में आराम करना, कैलूला करना, आंखें बंद करके लेटना, डी स्ट्रेसर है बहुत बड़ा। ये हमें रीबूट करता है, ये हमें नए सिरे से फ्रेश करके आइंदा स्ट्रेस से मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। एल आखिरी है जी म्यूजिक थेरेपी, के कोई ना कोई चीज सुने। मैं तो आपको तजवीज़ करूंगा कि कारी अब्दुल बासित साहब की जो है ना वो आप तलावत सुना कीजिए। ये कैंसर के पेशेंट्स को भी सुनाते हैं, बहुत असरात होते हैं। तर्जमे के साथ सुने, यू विल रियली एंजॉय। कोई नात सुने जो आपको अच्छी लगती है, कोई गीत, कोई नज्म सुन लें, कोई तहतुल लफ्ज़ सुन लें।
ये आपके लिम्बिक सिस्टम के हाइपोथैलेमस में, अभी हमने पढ़ा HPA हाइपोथैलेमस, ये उसके इमोशंस को जाके ना उसकी सेंसिटिविटी को पॉजिटिव करता है और आपके इमोशंस को डिल्यूट करता है, आपके मूड को चेंज करता है। तो जरूर आप इस्तेमाल, बेशक आप कोई साज बजाना, यानी कोई आप आला लेके मौसीकी का आप कोई बजाना सीख लें, कोई फ्लूट बजानी सीख लें, कोई बाजा बजाना, कुछ भी जो आपको आता है, तो वो भी आपके इमोशंस को या आपके स्ट्रेस को कम करेगा। मैनेजिंग स्ट्रेस इन द फ्यूचर, कल के लिए हमें क्या करना है, बस आखिरी लम्हात में पहुंच गए, आखिरी स्लाइड है ये आपके लिए कि फ्यूचर की स्ट्रेस को खत्म करने के लिए मुझे और आपको क्या जिम्मेदारी अदा करनी है या क्या होना चाहिए, व्हाट इज टू बी डन। नंबर 1, ऐसा कल्चर प्रमोट करें जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की तबलीग करे, स्ट्रेस ना फैलाए। वो कल्चर घर का हो, मोहल्ले का हो, वो हमारी शादी ब्याहों का हो, फौतीदगियों का हो, या गैदरिंग्स का हो, या यूनिवर्सिटियों का हो, या कॉलेजों का हो। नंबर 2, ऐसा माइंडसेट, ऐसी जहनी सोच तख्लीक करें जो ये ना कहे कि मैं स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकती, बल्कि दिमाग अंदर से जवाब दें कि वो स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर वर्नन कॉलमैन का जुमला है, अगर हमारे दिमाग हमें बीमार कर सकते हैं तो हमारे दिमाग हमें सेहतमंद भी कर सकते हैं। मैनेज योर स्ट्रेस व्हाइल इट्स हैपनिंग, जो ही स्ट्रेस का आगाज हो, सिम्टम आए, वहीं पर उसको रोकिए, वेट ना कीजिए कि वो आपका अच्छी तरह बेड़ा गर्क कर दे फिर उसको ठीक करेंगे। अपने स्टाफ या अपनी फैमिली को ट्रेनिंग दीजिए कि वो रिकग्नाइज करें और अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। ये जो आपने ट्रेनिंग ली है, ये अपने बच्चों, अपने कोलीग्स और अपने स्टूडेंट तक पहुंचाइए। नंबर 5, ऐसा मैसेज क्रिएट कीजिए जो स्ट्रेस मैनेजमेंट को आसान अल्फाज में दूसरों तक पहुंचाए। कंप्लेक्सिटी से दूर कर दीजिए, टेक्निकलिटी से दूर कर दीजिए, आसान आसान लोगों को तरीके बताएं। स्ट्रेस साइंस को ब्रेन साइंस का हिस्सा बना दीजिए। 7वीं बात, प्रोएक्टिव, बहुत ही जो है ना पुरजोश अंदाज में, फाल अंदाज में इस टॉपिक को पढ़ाइए भी और उस पर बात भी कीजिए। स्ट्रेस सेंसिटिविटी को एक्नॉलेज कीजिए प्लीज, और इंडिजिनस यानी मकामी जो हमारे तरीकाकार हैं स्ट्रेस से निकलने के, फैमिली का इज्तिमा है, रीफ्रेमिंग है, नमाज है, मेडिटेशन है, गरीब की मदद है, सदका, वो इस्तेमाल कीजिए। और आखिरी बात कि आप अपनी लाइफ के जो प्रेशर्स हैं, जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, जो फाइनेंशियल इशू हैं, उन सब को एड्रेस कीजिए, उनको देख के आंखें बंद ना कीजिए, उनसे फरार हासिल ना कीजिए, तो आपकी स्ट्रेस जो है वो पैदा होने से पहले आप उसको मैनेज करने का तरीका सीख लेंगे। मे अल्लाह ग्रांट यू ऑल ईज एंड ग्रांट यू द एबिलिटी टू शेयर ईज। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला हम सब जो इस वक्त बैठे हैं सबको स्ट्रेस जैसे मुज़ी रिएक्शन से बचाए, और अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों को उस तरह का बना दे जैसा कि हमारे अल्लाह के नबी और अल्लाह चाहता था। और अल्लाह ताला उस नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातमुन नबिय्यीन की मोहब्बत हमारे दिलों में ऐसे डाल दें कि जैसे अल्लाह चाहता है कि हमारे दिलों में हो। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर किसी का कोई एक सवाल है तो प्लीज़ उनका माइक खोल दीजिए, 1-2 मिनट हैं, आप उसके अंदर सवाल कर सकते हैं प्लीज़। जी वालेकुम सलाम से बोल रहा हूँ सर। स्ट्रेस के बाद एंजाइटी और डिप्रेशन, सर कौन सा स्टेज है, कितने लेवल तक यहाँ तक बंदा पहुँचता है? जी सर, बहुत अच्छी आपने सवाल किया सर, कई लोगों को फ़र्क ही नहीं पता। वेरी गुड क्वेश्चन सर। सर एंग्जाइटी जो है वो है ओवरफॉल होना, यानी नॉर्मल जो मेरा रद्द अमल है उससे ओवर हो जाना। वो वरीज हो, वो एक्शन हो, वो बात हो, वो चलना फिरना हो, वो खाना, वो ज़्यादा हो, वो एंग्जाइटी कहलाती है। अच्छा, एंग्जाइटी बीमारी है सर, ये कैफियत नहीं है। जो स्ट्रेस है ये कैफियत है। और जो आपने फरमाया टेंशन, सर टेंशन जो है वो जहनी तौर पर स्ट्रेस का इजहार है। स्ट्रेन है जिस्मानी तौर पर स्ट्रेस का इजहार, और स्ट्रेस क्या है? रिएक्शन। सो स्ट्रेस पहला कदम है, दूसरा कदम स्ट्रेन है, तीसरा कदम टेंशन है। टेंशन से फिर बीमारी एंग्जाइटी में तब्दील होती है, और जो स्ट्रेस के बाद जो डिप्रेशन है वो शदीद जहनी बीमारी है कि अगर वो 6 साल 8 साल 10 साल मुसलसल रहता है एंग्जाइटी में या बुरे हालात में, तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यूजुअली डिप्रेशन जो है फैमिलीज में ट्रेवल करता है, जेनेटिकली ज़्यादा आता है, इन्वायरमेंटल कम होता है। सो इनमें फ़र्क है अपने इजहार में भी, अपनी ऑनसेट में भी और अपनी अलामतों में भी।
थैंक यू वेरी मच सर कि आपने ये सवाल पूछा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपकी मैंने सारी ये गुफ्तगू सुनी, ये बहुत ही आप कह लें पॉजिटिव थी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जब इंसान किसी परेशानी में होता है तो वो ये उस टाइम उसको कुछ भी नहीं सूझता। जैसे मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि सम टाइम मैं रात सोई होती हूँ, बज़ाहिर मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होता या कोई ऐसी आप कह लें कि इंडिकेशन नहीं होती, लेकिन रात 2 बजे मैं उठ जाती हूँ, मुझे ऐसे फील होता है कि मेरा सांस बंद हो रहा है और आखिरी वक्त आ गया है। जब मैं उठती हूँ, 1-2 दफ़ा मैं हॉस्पिटल गई और उन्होंने मुझे ये कहा कि जी ईसीजी वगैरह की, मुझे ऐसे लगता है कि भाई मुझे कोई दिल का दौरा पड़ने लगा है। और मैं उधर जाती हूँ, वो कहते हैं कि जी आपको सिर्फ स्ट्रेस है, वो कोई ना कोई आप कह लें कि जी रिलैक्सेंट दे देते हैं और कहते हैं कि जी जाकर सो जाए और ठीक हो जाएंगी। और वो फेज गुजर जाता है, 1-2 दिन बाद मैं वाकई में ही ठीक हो जाती हूँ। मुझे ये बताएं कि जब मेरे जैसा बंदा इधर, जो लोग सुन रहे हैं उनमें भी शायद किसी को ये इशू हो कि जब मैं सोई होती हूँ, सोती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सम टाइम्स मैं रात उठ जाती हूँ, 2 डेढ़ 2 बजे का टाइम होता है और मुझे ये फील आनी शुरू हो जाती है कि जी मुझे मतलब कुछ हो गया है। मैं मतलब बीपी वगैरह चेक करती हूँ या हार्ट रेट चेक करती हूँ, वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। और जब आप वो ज्यादा देखेंगे तो जाहिर है कि वो ज्यादा ही होता जाता है। फिर आपको कुछ नहीं सूझता कि जी आप मेडिटेशन करें या अपने आप को कंट्रोल करें। ये क्या मतलब चीज है, मुझे ये बताएं कि इसका कोई ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट मुझे यही वो कहते हैं कि जब आपको ये कैफियत आए, आप जो रिलैक्सेंट लें, सुबह शाम लें और फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएंगे। जी मैडम बहुत शुक्रिया आपका। मैडम पहली बात तो ये है कि अगर कोई वजह ना हो तो उसको हम कहते हैं मास्क एंग्जाइटी, मास्क स्ट्रेस, मास्क डिप्रेशन। यानी वजह नहीं मालूम मगर हमें स्ट्रेस हो रहा है या एंग्जाइटी हो रही है या डिप्रेशन। मास्क MASKD, मास्क नकाब। पहली बात तो ये। नंबर 2, आप कह रही हैं कि हो जाता है तो हॉस्पिटल जाती हूँ। मैं कहता हूं कि अगर आप रिलैक्सेशन टेक्निक इस्तेमाल करें, डीप ब्रीदिंग इस्तेमाल करें, और अगर आप रिलैक्सेशन मसल ट्रेनिंग इस्तेमाल करें, जो कि मैं आपको सिखा सकता हूं या मैं आपको वीडियो भेज सकता हूं अपनी, अगर आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, मैं लाइव आपको करके दिखा सकता हूं या मैं अपनी साहब वीडियो भेज सकता हूं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये अटैक होगा ही नहीं आपको। इसे पैनिक अटैक हम कहते हैं। अटैक तब होता है जब सोने से पहले आपके जहन में कोई परेशानी, कोई बात है जो आपको बाहर नहीं नजर आ रही लेकिन कहीं ना कहीं है, अंडरलाइंग है आपके ब्रेन में। तो वो रात को जब सोते हैं तो वो हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो सो जाता है, तो अनकॉन्शियस से वो हमलावर होती है। अगर आप शाम को सोने से पहले या सुबह रिलैक्सेशन टेक्निक करें, डीप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें, तो वो कैफियत ही नहीं आएगी। तो आप बीमारी आने से पहले, कैफियत आने से पहले, पैनिक अटैक आने से पहले उसको करें। डेफिनेटली जब पैनिक अटैक आए उस वक्त मैं आपको कहूं कि मैडम आप 2 बजे रात को आप मेडिटेशन करें, तो वो तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो पहले करेंगे तो ये चांसेस कम होना शुरू हो जाएंगे। आई होप आंसर द क्वेश्चन। सर जी वालेकुम सलाम। सर वाइंड अप कीजिएगा सर, नेक्स्ट मिनट में वेट जी कर रहे मेरे तरफ से वाइंड अप है जी, आपने करना है अब। हैं। थैंक यू थैंक सर, यू वेरी मच सर। ऑल ऑफ यू। जी अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी मैम, सर आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फरा वालेकुम हमीद सलाम। है। हाँ जी, वालेकुम। हाँ, मेरा नाम फरा हमीद है and I'll be taking your class today of developing reading habits among students. Basically हम लोग सब टीचर्स हैं और हमारा जो है मैदान जंग जो है वो हमारी क्लासरूम है, और उस क्लासरूम को हमने किस तरह बेस्ट यूटिलाइज सॉरी मैम, कर। जी, आवाज नहीं आ रही? मैम जी मैम आ रही है। मैम बता दीजिएगा पार्टिसिपेंट्स को कि आप स्लाइड हाँ शो जी नहीं करेंगे, स्लाइड मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। जी, ठीक है, ठीक है। मेरी जो स्लाइड्स हैं वो शेयर हो रही हैं, वो आप देख लीजिए। उनमें जो पहली एक्टिविटी है वो प्री व्यूइंग एक्टिविटी है, वो आप प्लीज उसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। तो
उसको वो जरूरी है, क्योंकि वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस दैट आर देयर इन द प्रीव्यूइंग एक्टिविटी आर इम्पोर्टेंट, इसलिए आप एक दफा उसको एक नजर देख लीजिए। मैंने जिस तरह शुरू किया था कि हम सब टीचर्स हैं, और एज टीचर्स हमारी जो क्लासरूम है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी जो सारी एक्टिविटी है वो बेस्ड ऑन द स्टूडेंट एंड द क्लासरूम है। यहाँ पे आई थिंक आप सब मेरी तरह हम एक जनरेशन को बिलोंग करते हैं जिस जनरेशन में अखबार घर में आता था, रिसाले आते थे,